हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री इन एवरीडे ऑफ लाइफ। देखो, ह्यूमन लाइफ को अगर आप एज्यूम करोगे तो डे टू डे लाइफ में आप जितना भी आप एक्टिविटी करते हो उसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, या फिर आप खाना खाओ या मेडिसिन लो, कुछ भी आप प्रोसेस करते हो उसमें आपका केमिस्ट्री जरूर इन्वॉल्व होता है। तो इसीलिए आपके साइंस के टॉपिक में इंक्लूड किया गया ये चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे हमें जो सिलेबस में पढ़ना है, मेनली तीन चीज़ पढ़ना है। एक चीज़ पढ़ना है, पहला है आपका ड्रग, दूसरा हमें पढ़ना है केमिकल इन फूड, और तीसरा पढ़ना है केमिकल इन क्लींजिंग एजेंट। क्लींजिंग एजेंट शायद समझते हैं। क्लींजिंग एजेंट कहने का मतलब है जैसे सोप है, डिटर्जेंट है, तो ये सब क्या होगा, हमारा क्लींजिंग एजेंट होगा। तो ये मेन तीन टॉपिक पे हमें यहाँ पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक केमिस्ट्री इन एवरीडे ऑफ लाइफ। माई सेल्फ डॉक्टर AK सिंह, और स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे ऑफ लाइफ। सो इस चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे ऑफ लाइफ। इसमें सबसे पहले मैंने कहा जो हमें पढ़ना है ड्रग। तो देन व्हाट इज कॉल्ड ड्रग। तो देखो, ड्रग का डेफिनेशन ही कहता है कि ड्रग जो होता है एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है जो लो मॉलिक्यूलर मास का होता है। तो कहता है केमिकल ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास, तकरीबन कितना 100 से 500 यू। यू कहने का मतलब यहाँ पे समझिएगा यू कहने का मतलब होता है एम यू एटॉमिक मास यूनिट से कोरिलेटेड है ये मेरा यू। तो ये यू से ये नहीं कंफ्यूज कर जाना कि व्हाट इज़ यू। तो यू को मैंने कहा कि वो एम यू एटॉमिक मास यूनिट वाला यू है, ठीक है। तो कोई भी केमिकल सब्सटेंस है जिसका मास कम है 100 से 50 से, जो आपके हमारे बॉडी में जाके कुछ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करे, तो कहता है प्रोड्यूसेस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑन इंट्रैक्शन विद टारगेट सेल। हमारे बॉडी में जा कर के कोई भी ड्रग लो मोलिकुलर मास का है, अगर वो कुछ भी प्रोसेस मतलब कुछ भी इस तरह का बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स स्टार्ट करता है, रिस्पॉन्स शो करता है, देन इट इज़ कॉल्ड ड्रग, ठीक है। अब हमने कहा कि ड्रग है, केमिकल है, 100 से 500 मॉलिकुलर मास का है, बॉडी में गया, क्या किया, इन्फ्लुएंस किया कुछ बायोलॉजिकल फिनोमेना को। जैसे मान लो सर दर्द था, आपने कुछ दवा खाया तो हो सकता है सर दर्द ठीक हो गया, यानी बायोलॉजिकल फिनोमेना को क्या किया, इन्फ्लुएंस किया। अब हो सकता है ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। मतलब कभी कभी ड्रग, कोई दवा खाते हो और हो सकता है उसका अच्छा प्रभाव, कभी कभी ड्रग खाते हो सकता है उसका दुष्प्रभाव हो जाए। तो कब होता है, अगर वो ड्रग का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया तो वो कहलाता है मेडिसिन, मतलब दवा। लेकिन उसी दवा को अगर ओवरडोज में ले लिया जाए, ओवरडोज करने का मतलब ज़्यादा ले लिया जाए, ओवरडोज ले लिया जाए तो वो पॉइजन बन जाता है। जैसे सिंपल सोचो, एक पेन किलर है, अगर आप जैसे मान लो दर्द हुआ, ठीक है ले लिए, चाहे मान लो स्लीपिंग पिल्स है, आपको नींद नहीं आ रही, आपने दवा लिया, ठीक है नींद आ गई। लेकिन अगर आप एक साथ ढेर सारा स्लीपिंग पिल्स खा के सो जाओ तो हो सकता है ऐसा कि सदा के लिए सो जाओ, मे बी। तो इसने क्या किया, सुनना, वो जो ड्रग जो था, मेरी बात को समझना, वो जो ड्रग जो था क्या किया, अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स जब एक गोली खाया तो वो क्या था, दवा के तौर पे। लेकिन अगर मान लो 10-5 गोली एक साथ खा गए तो ओवरडोज हो गया, अब वो निगेटिव रिस्पॉन्स क्या शो किया, वो आपके लिए पॉइजन बन गया, उसको सदा के लिए सुला दिया। तो शायद समझ में कि वो आ गया होगा कब मेरा ड्रग मेडिसिन है और कब पॉइजन बनता है। अगर वो हमारे शरीर में पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो शो करता है तो उसे हम मेडिसिन कहते हैं, यानी दवा कहते हैं। और अगर निगेटिव रिस्पॉन्स शो करता है तो उसे हम पॉइजन या जहर कहते हैं, ठीक है। अब आता है व्हाट इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी किसे कहते हैं, तो सुनना, कहता है कीमोथेरेपी करने का मतलब ये नहीं कि आप इसको आप केवल कैंसर से कोरिलेट करो। कीमो का मतलब होता है कि कोई भी केमिकल आपके शरीर में गया और आपकी भलाई के लिए, मतलब आपके ट्रीटमेंट के लिए गया। अगर कोई भी केमिकल हम अपने शरीर में इंटेक करते हैं या बॉडी पे लिया जाता है हमारे किसी तरह के बीमारी को ठीक करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। वही क्या कहलाता है, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी केवल वो कैंसर वाला मत सोच लेना, मतलब कोई भी यूज ऑफ केमिकल फॉर थेरेपेटिक यूज, थेरेपेटिक इफेक्ट, मतलब हमारे जो मेडिसिन लिए उस मेडिसिन का मतलब इलाज के पर्पज से अगर जो केमिकल हमने लिया, दैट इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। तो इससे कंफ्यूज मत करना। तो ये सब छोटा मोटा आपका देता है लिखने को, डेफिनेशन लिखने को देता है, तो वहाँ पे सही से लिखिएगा।
अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, ड्रग का क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे देखो इसको मेनली 4 पार्ट में बांटा गया। पहला है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बेसिस पे, तो ये किसके लिए होता है, तो ये याद रखिएगा, यूजफुल फॉर डॉक्टर्स। किसके लिए? यूजफुल फॉर डॉक्टर्स। ये डॉक्टर के लिए यूजफुल है। क्यों? जैसे देखो एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक मतलब होता है पेन किलर। एनाल्जेसिक मतलब क्या होता है? पेन किलर, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई अगर आप डॉक्टर के पास पहुंचते हो, बोलते हो कि सर मेरे को सर में दर्द है, लेकिन वही अगर मान लो कोई आर्थराइटिस का पेशेंट पहुंचता है, मतलब गठिया वाला पेशेंट पहुंचता है, और वो कहता है मेरे को भी पैर में दर्द है या किसी भी हड्डी में दर्द, तो देखो दोनों को दर्द का ही दवा लिखा जाएगा, लेकिन दोनों को दर्द का दवा अलग अलग लिखा जाएगा। मतलब मेरी बात समझ में? सर दर्द के लिए भी अलग दवा होगा, वो भी एनाल्जेसिक कहलाएगा। पैर दर्द के लिए भी जो दिया जाएगा, जो हड्डी में दर्द है, वो भी एनाल्जेसिक होगा, लेकिन वो दवा अलग होगा। तो यही कहता है, इसी को कहते हैं फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। मतलब पढ़िए एक बार ढंग से इसको पढ़िएगा। कहता है डिफरेंट ड्रग्स, अलग अलग दवा है, बट सेम फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, मतलब इफेक्ट उसका एक जैसा है, नहीं पेन किलर ही है, लेकिन सर दर्द वाले के लिए अलग और गठिया वाले के लिए अलग। क्लियर है? अब देखो एक कैटेगरी होता है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक देखो, सेप्टिक सेप्सिस मतलब होता है बैक्टीरिया कहीं ग्रो कर जाए तो उसे सेप्सिस कहते हैं, तो उसको मारने के लिए जो देखो वो क्या कहलाएगा? एंटीसेप्टिक। कहता है किल और अरेस्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एंटीसेप्टिक। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार दे या उसकी ग्रोथ को रोक दे, दैट इज कॉल्ड एंटीसेप्टिक। तो ये भी अलग अलग हो सकता है। हो सकता है स्किन के ऊपर देना है, हो सकता है स्किन के अंदर देना है, तो कहाँ कैसे अप्लाई करना है उसके लिए भी क्या होगा? एंटीसेप्टिक का अलग अलग कैटेगरी। तो ये किसके लिए है मेनली? तो ये है मेनली किसके लिए? डॉक्टर्स के लिए। डॉक्टर्स उसको अपने ढंग से यूटिलाइज करता है। क्लियर है? चलिए अब आइए नेक्स्ट। कहता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, ड्रग एक्शन के बेसिस पे, जैसे कहता है सच ड्रग विच एक्ट ऑन ए पार्टिकुलर बायोलॉजिकल प्रोसेस। मतलब कोई एक ड्रग, मतलब कोई दवाई दिया और एक पार्टिकुलर बायोलॉजिकल प्रोसेस पे वो जाके काम करता है। जैसे अभी हम लोग जस्ट आगे पढ़ेंगे, जैसे गैस्ट्राइटिस, जो गैस बनता है वो बाद में पता चला कि हिस्टामिन के कारण बनता है। किसके कारण? हिस्टामिन के कारण। तो उसको रोकने के लिए क्या दोगे? एंटी हिस्टामिन। तो कहता है एंटी हिस्टामिन्स इनहिबिट्स द एक्शन ऑफ कंपाउंड हिस्टामिन विच काउजेज इन्फ्लामेशन इन आवर बॉडी। मतलब हमारे शरीर में जो फूल वगैरह जाता है वो हिस्टामिन के कारण फूलता है, तो उसके लिए हमने क्या दिया? एंटी हिस्टामिन। क्या डाला हमने? एंटी हिस्टामिन। तो सिंपल कहता है ड्रग एक्शन के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है, तो हिस्टामिन को रोकने के लिए क्या दिए? एंटी हिस्टामिन। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट कहता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर ड्रग कितने तरह का, ड्रग कैसा हो सकता है। तो देखो कहता है कि अगर ड्रग में कॉमन स्ट्रक्चर होगा और कॉमन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होगा, मतलब सेम जैसा इफेक्ट होगा, तो याद रखना क्या कब होगा? जब उसमें केमिकल स्ट्रक्चर सेम होगा। जैसे आपके एनसीईआरटी में एक स्ट्रक्चर दिखा हुआ है सल्फोनामाइड का, तो कैसे याद रहेगा सल्फोनामाइड? यहाँ देखो ये जो SO2 वाला ग्रुप दिख रहा है, तो ये एक्चुअल में रहा होगा, ये एक्चुअल में रहा होगा, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, SO3H यानी सल्फोनिक एसिड से आया होगा। और ये जो RNH2 है, सॉरी ये जो आपका RNH2 ग्रुप है, ये जो RNH है, ये एक्चुअल में आया होगा NH2 और R, मतलब ये एमीन वाला ग्रुप है, ये एमीन वाला ग्रुप है, और ये आपका सल्फोनिक एसिड वाला ग्रुप है, सल्फोनिक एसिड वाला ग्रुप है। मैं इसे थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। ओके, ये सल्फोनिक एसिड वाला ग्रुप है। तो गौर से देखो ये एमीन्स है, ये वाला एमीन्स है, और ये क्या है? सल्फोनिक एसिड। तो ये जब दोनों रिएक्ट करेगा तो आपको पता है कि शायद एसिड और एमीन, इनको हम दोनों को मिला दें तो हम बनाते हैं अमाइड। क्या बनाते हैं? अमाइड। तो यहाँ पे कौन है? सल्फोनिक एसिड है और यहाँ पे अमाइड है, तो ये क्या बना? सल्फोनामाइड। बस याद रखिएगा थोड़ा सा कि SO2 और इधर से NH, ये क्या बन गया? सल्फोनामाइड वाला स्ट्रक्चर। बेंजीन है, यहाँ भी एमीन्स लगा हुआ, केवल स्ट्रक्चर याद रखिए, चूंकि स्ट्रक्चर आपको एनसीईआरटी में दिया है, तो एक बार ये इसको देख लीजिए। तो हमने क्या कहा, फिर से एक बार देख लो। हमने कहा कि इसका जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर में क्या होगा? सुना, अगर कॉमन स्ट्रक्चर होगा तो उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट भी क्या होगा? सेम। जैसे यहाँ पे ये सल्फोनामाइड में कॉमन स्ट्रक्चर रहता है, ये R ग्रुप है, यही अगर बदलता रहता है तो ड्रग बदलता चला जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पे हुआ केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर ड्रग का क्लासिफिकेशन, जिसमें ये सल्फोनामाइड एक एग्जांपल दे रखा है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट। मॉलिक्यूलर टारगेट के बेसिस पे मेरा कितने तरह का हो सकता है। तो देखो टारगेट होगा कौन कौन, सिंपल सा सोचो, सिंपल सा सोच के बताओ। हमारे बॉडी में अगर आप मेडिसिन लिए, कोई ड्रग गया, तो टारगेट कौन हो सकता है। टारगेट ऑफ कोर्स जिससे हमारा बॉडी बना हुआ है, तो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है या न्यूक्लिक एसिड है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड, तो यहाँ पे चार है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड यानी कि फैट जिसको कहते हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, यही चार हो सकता है। ठीक है। तो कहता है किसके बेसिस में, मॉलिक्यूलर टारगेट, यानी कि टारगेट अंदर जाके वो ड्रग किसको टारगेट कर रहा है। तो या तो कार्बोहाइड्रेट को करेगा, या लिपिड या फैट को करेगा, प्रोटीन को करेगा, या हमारे न्यूक्लिक एसिड को करेगा। ठीक है। अब कहता है ड्रग टारगेट इंटरेक्शन, ड्रग आखिर टारगेट के साथ कैसे काम करता है। ठीक है। तो यहाँ से आपका शुरू होता है चैप्टर, जहाँ से आपकी क्वेश्चंस ढेर सारे पूछे गए हैं। ओके, चलिए, कहता है ड्रग टारगेट इंटरेक्शंस। ठीक है। तो मेरा टारगेट होगा कौन, बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स में क्या क्या, आपको उस बता, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है या न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है। तो अब कहता है ये जो बायोमॉलिक्यूल्स होता है, ढेर सारे फंक्शन को, हमारे बॉडी में ढेर सारे फंक्शन को वो परफॉर्म करता है। जैसे सॉरी, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल आपका एनसीईआरटी में रखा है प्रोटीन का, समझोगे। प्रोटीन, अगर वो प्रोटीन इंजाइम की तरह काम करता है तो इसको कहते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। मतलब हम खाना खाते हैं, खाना हमारा क्यों पचता है, ड्यू टू इंजाइम्स। तो इंजाइम्स क्या किया, खाने के जो डाइजेशन का जो रेट है, डाइजेशन का जो रेट ऑफ रिएक्शन, उसको क्या करता है, बढ़ा देता है। तो कैटलिस्ट करता है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। तो यही काम करता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, केमिकल नहीं, कैसा, बायोलॉजिकल। तो व्हाट इज इंजाइम, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। इंजाइम बना किसका होता है, मेनली प्रोटीन्स का। ठीक है। दूसरा होता है फॉर कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के लिए यही प्रोटीन काम करता है मेरे रिसेप्टर की तरह। रिसेप्टर मतलब जैसे आप सोचो कहीं मान लो गर्म चीज़ है, उसको आपने टच किया, तो जैसे ही टच किया ब्रेन तक उसका मैसेज जाता है कि हाथ हटाओ, वो गर्म है। तो गर्म है तो आपने वहाँ से हाथ क्या किया, हटा लिया। तो कैसे वो ब्रेन तक मैसेज कैसे गया, उसी रिसेप्टर के कारण वो मैसेज गया हमारे ब्रेन तक। तो प्रोटीन क्या काम करता है, रिसेप्टर की तरह, जो कि इसका काम करता है कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेट करता है ब्रेन को, इससे कम्युनिकेट किया। पहले यहाँ से मैसेज गया ब्रेन को, ब्रेन ने फिर से यह मैसेज भेजा कि हाथ हटाओ नहीं तो हाथ जल जाएगा। तो ये क्या हो, कम्युनिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट कहता है एक्ट एज कैरियर प्रोटीन, मतलब जैसे मान लो एक सेल से दूसरे सेल में कुछ पास करता हो। जैसे हम खाना खाए तो कहाँ गया, हमारे गट में, हमारे गट में जाकर के वो बॉडी के सेल में जाता है डाइजेशन के बाद। तो कैसे जाता होगा, उस सेल के थ्रू पास करता होगा। तो पास करने के लिए वहाँ पे एक कैरियर प्रोटीन्स होता है। तो वो भी क्या, कौन काम करता है, प्रोटीन हमारा। शायद क्लियर हो गया कि ये काम कैसे करता है। तो पहले देखो बायोमॉलिक्यूल्स जो होता है अलग अलग फंक्शन को करता है। बायोमॉलिक्यूल्स में यहाँ पे प्रोटीन का एग्जांपल लिया था, तीन चीज़ें हैं, क्या क्या, फिर से एक बार देख लो, इंजाइम्स, दूसरा है रिसेप्टर और तीसरा है कैरियर प्रोटीन्स। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इंजाइम एज ए ड्रग टारगेट, इंजाइम मेरा पहले काम कैसे करता है और उस पर ड्रग कैसे काम करता है। तो पहला हम लोग देख रहे हैं क्या, इंजाइम एज ए ड्रग टारगेट, इंजाइम एज ए ड्रग टारगेट। तो पहले देखो इंजाइम काम कैसे करता है। देखो होता क्या है इंजाइम्स को देखोगे तो इंजाइम्स में एक इस तरह से ये जो गड्ढा नुमा दिखाया गया, ये कहलाता है एक्टिव साइट। ये क्या कहलाता है, एक्टिव साइट। जहाँ पे ये जो सबस्ट्रेट है ये जाके बैठेगा, और सबस्ट्रेट जब वहाँ जाके बैठेगा तो पहला चीज़ क्या किया, इंजाइम जो हुआ उसको वो जगह दिया ताकि वो सबस्ट्रेट वहाँ जाके बैठ सके। और जब सबस्ट्रेट वहाँ बैठेगा तो उसके बीच क्या होगा, इंट्रैक्शन शुरू होगा। इंट्रैक्शन कैसे होगा, वो जो एक्टिव साइट है उस एक्टिव साइट पे ढेर सारा फंक्शनल ग्रुप होता है जो उसके साथ इंट्रैक्शन होता है। आयनिक बॉन्ड बनता है, वहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है, वहाँ पे वैन डर वाल इंट्रैक्शन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो वो जो वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है वो उस रिएक्शन को आगे की ओर बढ़ाता है। कहाँ पे, एक्टिव साइट पे। तो अब पढ़िए इंजाइम काम कैसे करता है। पहले देखो कहता है enzymes hold substance enzymes hold substrate at active site। मैंने इसको नाम दिया क्या, एक्टिव साइट। एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट को पकड़ के रखता है थ्रू वेरियस इंट्रैक्शन, वेरियस अलग अलग इंट्रैक्शन से। कौन कौन, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक इंट्रैक्शन, वैन डर वाल इंट्रैक्शन होगा। ठीक है। अब कहता है इंजाइम प्रोवाइड्स फंक्शनल ग्रुप। इंजाइम क्या करता है, एक फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करता है दैट
विल अटैक सबस्ट्रेट फॉर केमिकल रिएक्शन, ताकि वो केमिकल रिएक्शन करा सके किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ, वहाँ पे रिएक्शन हो और सबस्ट्रेट मेरा प्रोडक्ट में बन सके। कहने का मतलब सोचो, यहाँ देखो क्या हुआ था, ये मेरा सबस्ट्रेट था, सबस्ट्रेट आके कहाँ पे बैठा, एंजाइम्स के एक्टिव साइट पे। क्यों बैठा, क्योंकि एंजाइम्स पहले उसको वो जगह दिया बैठने के लिए, और जब बैठा तो वहाँ पे वो रिएक्शन स्टार्ट हुआ, किसके कारण, क्योंकि उस एक्टिव साइट पे फंक्शनल ग्रुप है, जो फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करेगा किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ। ये क्लियर है। चलो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब कहता है वहाँ पे ड्रग कैसे काम करेगा, ये तो पूरा एंजाइम्स के काम करने की तरीके। अब ड्रग कैसे काम करेगा, तो कहता है ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन। कहता है ड्रग विच इनहिबिट्स द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर। मतलब एंजाइम है, प्रॉपर वे में काम कर रहा था, आपके शरीर में काम कर रहा था, ठीक है। अब हमने कोई दवा दिया उस एंजाइम की एक्टिविटी को रोकने के लिए, तो जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोकेगा क्या कहलाएगा, एंजाइम इनहिबिटर, ठीक है। इतना समझ में, अरे एंजाइम की एक्टिविटी को जो रोक दिया या कम कर दिया, दैट इज कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर। तो एंजाइम को रोकने वाला, उसकी एक्टिविटी को कम करने वाला एंजाइम इनहिबिटर। अब कहता है ये दो तरह का, एक होता है कॉम्पिटिटिव और एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव। देखो नाम से ही क्लियर है, कॉम्पिटिटिव मतलब क्या होगा, उसके साथ कंपटीशन होगा किसी तरह का, तो कंपटीशन होगा, कंपटीशन होगा। थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लूँ, जस्ट मिनट, ओके जस्ट मिनट, ओके। चलो देखो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, देखो जैसे होता क्या है, जैसे मान लो एक ही जगह है, इस जगह पे आपको भी बैठना, आपके दोस्त को भी बैठना, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसका ताकत ज़्यादा हो आके बैठ जाएगा, तो दोनों के बीच क्या हुआ, कंपटीशन स्टार्ट हुआ। तो जो श्रेष्ठ होगा, मतलब जो ज़्यादा अच्छा होगा वो काम कर जाएगा। तो ड्रग क्या करता है, जैसे मान लो आपका कोई बैठने का जगह था, कहीं पे मान लो पार्क में जाके बैठते थे, वहाँ पे आपके बाबूजी आके बैठ गए, तो जैसे ही बाबूजी को आप देखोगे वहाँ पे जाओगे नहीं, मतलब क्या किया, बाबूजी और आपके साथ कंपटीशन स्टार्ट हो उस जगह के लिए, तो अब तो आप जाओगे नहीं। तो सिंपल कहता है ड्रग भी वही काम करता है, ड्रग सबस्ट्रेट के जैसा बिहेव करता है और जाके उस जगह पे बैठ जाता है, सबस्ट्रेट को अब आने नहीं देगा, सबस्ट्रेट अब उस जगह पे बैठ नहीं पाएगा, तो क्या होगा, मेरा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी। पढ़िएगा, कहता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन व्हेन ड्रग compete विथ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के साथ क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, किसके लिए, फॉर एक्टिव साइट, मतलब वो जगह के लिए, वही बोला मैंने, पार्क का वो जो बेंच है, स्टेज है, वो जहाँ पे बैठने के लिए, देन कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। बाबूजी जाके बैठ गए, अब तो आप वहाँ जाओगे नहीं, क्यों, क्योंकि वो जगह पहले से ऑक्युपाइड है। अब कहता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, मतलब समझना, अब मान लो आपके बाबूजी के पास उतना समय नहीं, उनको पता है कि मेरा बेटा दिन में पढ़ता नहीं, पार्क में जाके बैठा रहता है, करेंगे क्या, सिंपल करो कि वो खुद नहीं जाएंगे या खुद कुछ ऐसा काम कर देंगे ताकि तुम वहाँ ना बैठो, तो क्या काम करेंगे, उनके पास इतना समय नहीं, तो किसी को भेजवा के बोले कि जाओ उस जो बेंच है उसी को तोड़ दो, मतलब वो जगह ही डिस्टर्ब हो गया जहाँ पे आप जाके बैठते थे। तो अब क्या होगा, ऑफकोर्स ऐसा होगा कि अब वहाँ पे तक आप पहुँच नहीं पाओगे, आप उसको पहचान ही नहीं पाओगे कि यहाँ पे बैठने का जगह था, तो आप बैठ नहीं पाओगे। तो सिंपल सा चीज़ है, अब कंपटीशन नहीं होगा उस जगह के लिए, उस जगह में ही कुछ बदलाव हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, समझिएगा, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स मतलब अब क्या करेगा, ड्रग जो है बाइंड्स टू ए डिफरेंट साइट ऑफ एंजाइम कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट, मतलब समझिएगा, which changes the shape of active site so substrate cannot recognize the enzymes। कहने का मतलब समझो, एक मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, देखो यहाँ जैसे ऐसे देखो, जैसे ये वाला एंजाइम्स था मेरा, मान लो ये मेरा एंजाइम्स था, ठीक है, एंजाइम का ये क्या था, एक्टिव साइट। यहाँ पे मान लो कोई इस तरह से सबस्ट्रेट बैठ रहा था, ये था मेरा सबस्ट्रेट, ठीक है, और यहाँ पे कोई ड्रग ऐसा ऐसा ये मान लो ये कोई ड्रग आया, इस ड्रग ने क्या किया, ये एक्टिव साइट पे नहीं गया, ये ड्रग जाके कहीं दूसरे साइट पे जाके चिपक गया। जैसे इस दूसरे साइट पे गया, ये दूसरे साइट पे पहुंचा, इस दूसरे साइट पे पहुंचा, इसने क्या किया, इसका शेप को ही बदल दिया। ये जो ड्रग था इसके इस साइड पे आके चिपका, इस साइड को हमने नाम दिया, इस साइड को हमने नाम दिया एलोस्टेरिक साइट।
एलोस्टेरिक साइट। और इसने क्या किया, इसका शेप को ही बदल दिया, शेप चेंजेस, शेप को ही इसने बदल के रख दिया। मतलब समझिएगा क्या किया, ये कौन था मेरा एंजाइम, ये कौन था मेरा सबस्ट्रेट। ये जैसे ही ड्रग यहाँ पे आया, ड्रग जैसे ही किसी दूसरे साइट पे आया, एक्टिव साइट पे नहीं आया, तो इस साइट को हमने क्या नाम दिया, एलोस्टेरिक साइट। और ये एलोस्टेरिक साइट पे जैसे ही आके चिपका, इस एंजाइम का जो इस एक्टिव साइट का जो स्ट्रक्चर था वही बदल गया। अब जो है ये सबस्ट्रेट, ये जो सबस्ट्रेट था बेचारा, इसको पहचान ही नहीं पाएगा कि हमको वहाँ बैठना है। तो सबस्ट्रेट एंजाइम में इंट्रैक्शन नहीं होगा, किसके कारण, ड्यू टू ड्रग, ड्रग के कारण इंट्रैक्शन नहीं हुआ। यहाँ पे ड्रग कंपटीशन की तरह काम नहीं किया। ये कैसा काम किया, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो फिर से याद करना, कॉम्पिटिटिव में एक्टिव साइट की लड़ाई होता है और नॉन कॉम्पिटिटिव में ड्रग किसी दूसरे साइट पे कंबाइन करता है, जिसको कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। इतना पर ही केमिस्ट्री में इतना ही पढ़ना है। जो लोग को बायोलॉजी वाले हैं उन लोग को बहुत डेप्थ में पढ़ना है, एंजाइम्स में उन लोग को बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। ओके, सो लेट्स, पहला हो गया मेरा ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन। अब आते हैं रिसेप्टर एज ए ड्रग टारगेट। रिसेप्टर मेरा ड्रग टारगेट कैसे होगा, सॉरी, रिसेप्टर मेरा ड्रग टारगेट कैसे होगा, रिसेप्टर एज ए ड्रग टारगेट। देखो होता क्या है, जैसे एनिमल सेल को देखो, यहाँ पे दिखाया गया, ये एनिमल सेल का एक छोटा सा टुकड़ा को ऐसे दिखाया गया। तो ये है उसका आउटर साइड, ये वाला आउटर सरफेस, और ये दिखाया गया इनर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसमें गौर से देखो, एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, ये वाला जो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, ये वाला जो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। तो ये बाहर की तरह इस तरह से खुला हुआ है, बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर, और नीचे तक वो इम्बेडेड, मतलब दबा हुआ है नीचे तक, ये रिसेप्टर प्रोटीन है। मतलब बाहर से लेके अंदर तक ये प्रोटीन इस तरह से होगा। क्या, जैसे ही कोई मेरा मैसेंजर आएगा, कोई मैसेज आएगा, तो जैसे ही कोई मैसेज आएगा वो आके कहाँ चिपकेगा, वो आके चिपकेगा इस साइड पे, इस साइड पे, मतलब बाइंडिंग साइड पे। वो क्या करता है, इसकी स्ट्रक्चर को बदल देता है, और ये जैसे ही इसका स्ट्रक्चर बदलता है, ये अपना मैसेज अंदर की ओर छोड़ देता है। फिर सुनना, ये काम कैसे करता है। जैसे ही कोई मैसेज आया, मैसेज कहाँ चिपकेगा, इस बाइंडिंग साइट पे। कहाँ पे, इस बाइंडिंग साइट पे ऑफ रिसेप्टर पे। बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर पे जैसे ही आके रिसेप्टर, कोई भी मान लो कोई मैसेज आया चिपका, वो मैसेज पास करता है कहाँ, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ जैसे ही मैसेज पास करेगा, तो ये रिसेप्टर ने क्या किया, बाहर से मैसेज को लिया और अंदर की ओर मैसेज को छोड़ दिया। तो यही काम करता है सेल मेम्ब्रेन पे कौन, रिसेप्टर। ये किसका बना होता है, प्रोटीन का। अब इस पे ड्रग कैसे काम करता है, पहले पढ़िएगा। पहले इसका काम कैसे करता है वो दिया गया, कहता है मैसेज बिटवीन टू न्यूरॉन्स, या न्यूरॉन्स टू न्यूरॉन्स, या न्यूरॉन्स टू मसल्स थ्रू केमिकल नोन एज केमिकल मैसेंजर। मतलब मैसेज जो एक सेल से दूसरे सेल, या न्यूरॉन से न्यूरॉन्स में जाए, या सॉरी न्यूरॉन से मसल में आए, किसके थ्रू जाता है, वो केमिकल मैसेंजर के थ्रू जाता है। ठीक है, अब कहता है केमिकल मैसेंजर काम कैसे करता है, बाइंड करता है कहाँ पे, रिसेप्टर पे, एंड ट्रांसफर इट्स मैसेज टू सेल। फिर से देखना मैंने क्या कहा, ये बाइंड कहाँ किया, इस रिसेप्टर पे बाइंड किया, और इसने क्या किया, उस मैसेज को ट्रांसफर कर दिया कहाँ, आउटसाइड से इनसाइड, या इनसाइड से आउटसाइड। तो इस तरह से मेरा ये रिसेप्टर काम करता है। ठीक है, अब कहता है ड्रग एट रिसेप्टर। ड्रग मेरा कैसा काम करता है, ये जो ड्रग है, ड्रग रिसेप्टर पे कैसे काम करता है। तो देखो यहाँ पे दो तरीके से काम करेगा, बड़े अच्छे से उसको समझना। एक होता है जो रिसेप्टर की एक्टिविटी को बढ़ा देगा, और एक होता है रिसेप्टर की एक्टिविटी को घटा देगा। तो कहता है वैसा ड्रग इनहिबिट्स द नेचुरल फंक्शन ऑफ रिसेप्टर, दैट इज कॉल्ड एंटागोनिस्ट। ऐसे भी एंटा मतलब अपोजिट होता है, मतलब जो रिसेप्टर की एक्टिविटी को कम कर दे, बोलो कम कर दिया तो एंटागोनिस्ट, और अगर बढ़ा दिया एम्पलीफाई द नेचुरल फंक्शन ऑफ रिसेप्टर, दैट इज कॉल्ड एगोनिस्ट। ऐसा सोचो, जैसे मान लो
जैसे कोई पागल लोग होता है या फिर किसी तरह से ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, तो उसको ड्रग दिया जाता है, वैसा ड्रग दिया जाता है ताकि उसकी रिसेप्टर की एक्टिविटी कम हो जाए। और कुछ लोग को जैसे मान लो पैरालिसिस मार दिया या फिर डिप्रेशन में चला गया, तो उस तक मैसेज नहीं पहुंच पाता है, तो क्या करता है, वहाँ पे एक्टिविटी को बढ़ाना होता है। तो जहाँ पे बोलो बढ़ाएगा, जो ड्रग रिसेप्टर की एक्टिविटी को बढ़ाएगा दैट इज कॉल्ड एगोनिस्ट, और जो घटाएगा दैट इज कॉल्ड एंटागोनिस्ट। फिर से बोलना, जो रिसेप्टर की एक्टिविटी को घटा दिया एंटागोनिस्ट, जो बढ़ा दिया एगोनिस्ट। अब आइए टाइप्स ऑफ ड्रग जिसमें पहला हमें पढ़ना है एंटासिड। एंटासिड मतलब सिंपल सा है कि हमारे बॉडी में एसिड बन रहा होगा, उसे हमें न्यूट्रलाइज करना है, तो हमें क्या, जो भी सब्सटेंस डालोगे दैट इज कॉल्ड एंटासिड। तो हमारे शरीर में सबसे पहले एसिड बनता क्यों है? एसिड इसलिए बनता है ताकि हम जो खाना खाते हैं उसमें जितना बैक्टीरिया है या फिर जितना माइक्रो, उसकी ग्रोथ को कम करने के लिए और प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, इसलिए बॉडी में, हमारे बॉडी में एसिड बनता है, ये उसका बेसिक फंक्शन होता है। लेकिन जगह अगर वही एसिड का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाए, कहता है ओवर प्रोडक्शन ऑफ HCl इन स्टोमक काउजेज इरिटेशन एंड पेन, दैट इज कॉल्ड एसिडिटी। देखो नेचुरल वे में भी एसिड बनता है लेकिन उससे हमें कोई हार्म नहीं होता, लेकिन जब ज़्यादा बनने लगे तो हमें पेन शुरू हो जाता है और इरिटेशन होता है, इसी को कहते हैं एसिडिटी। क्या कहते हैं? एसिडिटी। तो अब क्या करोगे, एसिड ज़्यादा बन गया, समझना, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करो, कोई बेसिक सब्सटेंस डाल दो। यही बेसिक सब्सटेंस क्या कहलाता है? एंटासिड। क्या कहलाता है? एंटासिड। ठीक है, तो क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, रिलीफ, हमें थोड़ा सा आराम मिलेगा। सिंपल है, एसिड था, हमने बेस डाल दिया, एसिड बेस मिलके क्या किया, न्यूट्रलाइज कर दिया, हमें रिलीफ मिल गया। तो एसिड, जो एंटासिड जो सबसे पहले यूज हुआ था दैट इज कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट। एकदम याद रखिएगा, सबसे पहले कौन यूज हुआ था? सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद इससे थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का यूज हुआ मेटल का हाइड्रोक्साइड। मेटल में भी कौन? अल्युमिनियम और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे एक छोटा सा गलती हुआ है, OH का होल ट्वाइस होगा, OH का होल थ्राइस नहीं, OH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम OH होल ट्वाइस, अल्युमिनियम OH होल थ्राइस। ठीक है, सुनना, मेरी बात को सुनना। हमने कहा कि इन दोनों में ये अच्छा नहीं था, ये वर्स्ट था, और ये उससे समवॉट बेटर है, ये बेटर था, ये उससे कुछ बेटर पाया गया। क्यों बेटर पाया गया, समझिए। देखो हमारे स्टोमक में एक्चुअल में पेप्सिन सेल होता है जो सिक्रीट करता है, क्या वो सिक्रीट करता है HCl। क्या सिक्रीट करता है? HCl। हमने कहा यहाँ पे क्या डाल दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो बेस की तरह काम करेगा। तो जैसे ही गया साल्ट बनाया और H2CO3 बना दिया, ठीक है, मतलब वो न्यूट्रल हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये सॉल्युबल होता है, ये साल्ट और ये जो आपका कार्बोनिक एसिड बना, ये कैसा होता है, सॉल्युबल होता है। और सॉल्युबल होने के कारण धीरे धीरे, चूंकि हम क्या डाल रहे थे, अल्कलाइन, क्या डाल रहे थे, अल्कलाइन डालने के कारण pH का वैल्यू बढ़ने लगता है। मतलब कम था तो एसिडिक और बेसिक होगा तो pH बढ़ेगा। pH अगर 7 से ज़्यादा हो जाए तो ये क्या करता है, शरीर फिर से हमारा रिकॉग्नाइज करेगा कि अरे ये क्या हुआ, एसिड तो खत्म हो गया, एसिड हमें और बनाना है। तो वो क्या करता, और ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड करने लगता है। फिर सुनना, एसिड को कम करने के लिए हमने बेस दिया, क्योंकि वो बेस सॉल्युबल था, सॉल्युबल होने के कारण शरीर में क्या हुआ, न्यूट्रल होने के कारण फिर से अल्कलाइन की तरफ भागा। तो शरीर क्या किया, उसको ओवरकम करने के लिए और एसिड बनाने लगता है। मतलब ये तो उल्टा हो गया, हम जिसको ठीक करना चाह रहे थे वो और क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसको कम करने के लिए दूसरा यूज़ किया गया मेटल हाइड्रोक्साइड। ये कुछ एक उससे बेटर पाया गया। क्यों? क्योंकि ये इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनाता है, जिसके कारण हमारा pH कैसा रहता है, न्यूट्रल। मतलब हमारी बॉडी में जब वो जाएगा तो सोल्युबलाइज नहीं होता, क्या होता है, इनसॉल्युबल। तो फिर से सुनो, एंटासिड को सबसे पहले न्यूट्रल करने के लिए कौन डाला गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। लेकिन इसका प्रोडक्ट कैसा होता था, सॉल्युबल, जिसके कारण ओवर प्रोडक्शन ऑफ HCl होता था। ठीक है, उसके बाद सॉरी, मेटल हाइड्रोक्साइड यूज़ किया गया, जो एक अच्छा पाया गया कि उससे बेटर एंटासिड है। क्यों? क्योंकि ये इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनाता है, जिसके कारण pH न्यूट्रल होता था और समवॉट रिलीफ मिलता था। देखो, लेकिन ये क्या हुआ, ये तो हुआ कि जो कारण है बस उसका निदान करने के लिए कि ये हुआ तो ये डाल दो, ठीक हो जाएगा। लेकिन
किस कारण से हो रहा है, ये एसिड किस कारण से हो, तो खोजा गया भाई ट्रीटमेंट ऑफ एसिड के लिए एंटासिड खोजा गया कि क्या किया जाए। तो पता चला कि एक केमिकल होता है हिस्टामीन। केमिकल होता है कौन सा, हिस्टामीन, जो स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पेप्सिन एंड एचसीएल इन स्टोमक। मतलब स्टोमक में जो पेप्सिन सेल होता है वहां से एचसीएल को सिक्रीट कराने वाला कौन, हिस्टामीन। कराने वाला कौन, हिस्टामीन। ठीक है, तो क्यों ना उस हिस्टामीन को ही ब्लॉक कर दो। हिस्टामीन न रहेगा ना एचसीएल का प्रोडक्शन होगा, ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा, मतलब उसकी एक्टिविटी को थोड़ा सा कम कर दो, जितना जरूरत है उतना ही प्रोडक्शन करे। तो क्या किया गया, पहला ड्रग है सिमेटिडीन, दैट इज कॉल्ड टेगामेट, सिमेटिडीन। और उसके बाद आया था रिनेटिडीन, जेंटेक। प्रिवेंट द इंटरेक्शन ऑफ हिस्टामिन विथ रिसेप्टर ऑफ स्टोमक, मतलब हिस्टामिन का इंटरेक्शन स्टोमक के रिसेप्टर से ही रोक दिया, और पेप्सिन के रिसेप्टर से उसका एक्टिविटी होगा नहीं, ना एक्टिविटी होगा ना एचसीएल का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो एचसीएल का ओवर प्रोडक्शन क्या हुआ, रुक गया। बड़ा अच्छा ड्रग था। सुनना अब इसके विषय में कुछ एक चीज सुनना, ये जो सिमेटिडीन है या जिसको टेगामेट कहते हैं, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बिकने वाला ड्रग था। आज भी अगर आप चाहोगे तो रिनेटिडीन ये वाली ड्रग जब आई, तो आज भी जो ड्रग मिलता है जेंटेक के नाम से मार्केट में, या आपको पेंटॉफ वगैरह दिया था उसमें देखना ये कॉम्बिनेशन रहता है, रिनेटिडीन इसको जेंटेक। जेंटेक तो उसका आज के केमिकल ही नाम है, वो भी मिलता है, आज के डेट में भी मिलता है, और बड़ी सस्ती दवा है। और देखोगे आपको कहा जाए ड्रग जब भी जाओगे एंटीबायोटिक वगैरह चलेगा तो आपको मस्त दिया जाएगा एक एंटासिड, जो मॉर्निंग में कहा जाता है खाली पेट में खाने को। चलो ये याद कैसे हो, तो एक ट्रिक छोटा सा बता देता हूँ, एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ, याद रखना। जैसे सीता, सीता, रानी, जानकी। देखो सीता, दिस इज सीता से ये याद रखना सिमेटिडीन, सीता, और ता से याद रखना टेगमेट, मतलब सिमेटिडीन का दूसरा नाम टेगमेट, सिमेटिडीन का दूसरा नाम टेगमेट। रानी मतलब रेनेटिडीन, जानकी मतलब जेंटेक। चलो फिर से बोलो, फिर से बोलो, सीता, सी से सिमेटिडीन, ता टेगमेट, रानी रेनेटिडीन, जानकी जेंटेक। याद हो गया, याद हो गया। ये क्या है मेरा एंटासिड, ये क्या है मेरा एंटासिड, किस पे काम कर रहा था, एज ए एंटी हिस्टामिन। हिस्टामिन के जो इंट्रैक्शन था रिसेप्टर ऑफ स्टोमक पे उसको कम कर दिया। क्लियर है, ये ड्रग याद रहेगा। चलो क्या क्या था, सीता, सिमेटिडीन, टेगमेट, और क्या था, रानी जानकी, रानी जानकी, मतलब रेनेटिडीन और जेंटेक। ओके चलिए नेक्स्ट आइए, एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन, अब ये क्या होता है भाई, तो कहता है एंटीहिस्टामिन जो है, एंटीहिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन द ड्रग विच इंटरफेयर विथ नेचुरल एक्शन ऑफ हिस्टामिन बाय बाइंडिंग टू द रिसेप्टर ऑफ हिस्टामिन। मतलब एंटीहिस्टामिन ये जो ड्रग था क्या किया, उसने नेचुरल एक्शन ऑफ हिस्टामिन को कम कर दिया। कैसे, उसके रिसेप्टर पर जाके बाइंड कर गया। तो अब कोई केमिकल मैसेंजर आके वहाँ कम बाइंड करेगा नहीं, बाइंड करेगा तो थोड़ा मोड़ा करेगा, थोड़ा मोड़ा करेगा तो उतना ओवर प्रोडक्शन ऑफ हिस्टामिन नहीं होगा। आपके एनसीईआरटी में हिस्टामिन का ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये स्ट्रक्चर में हिस्टामिन, एमीन पहले याद रखिएगा, यहाँ NH2 लगा हुआ है, ये गौर से देखना, ये 5 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, एक बार देख लो स्ट्रक्चर, देख लो, हो नहीं सकता कि स्ट्रक्चर से डायरेक्ट पूछ दे, लेकिन कोई ठीक नहीं है। तो ये होता क्या है, हिस्टामिन का काम क्या होता है, तो हिस्टामिन का काम देखना, पोटेंट वैसोडायलेटर होता है, मतलब ब्लड वेसल्स को डायलेट कराने वाला। इसके कारण क्या होता है, वाइडनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स होता है, जिसके कारण अगर हिस्टामिन का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाए तो शरीर फूल जाएगा। जैसे मान लो कैसे, मान लो कोई मधुमक्खी ने काट लिया, तो जहाँ काटता है वहाँ देखते हो तुरंत स्वेलिंग स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आपको कहा जाता है कि जल्दी जाके कोई एंटी एलर्जिक ड्रग खा लो, मतलब कोई भी एंटी एलर्जिक ड्रग जैसे आज की डेट में आता है सेट्रिजीन वगैरह, लिवोसेट्रिजीन, सेट्रिजीन, तुरंत कहा जाता है खा लो। क्यों खा लो, क्योंकि वो क्या करता है, वो एंटी हिस्टामिन है, हिस्टामिन के सिक्रीशन को क्या करेगा, कम करेगा, और कम कर देगा तो क्या होगा, ये वैसोडायलेशन
कम होगा और वैसोडाइलेशन कम होगा तो वहाँ पे ब्लड का फ्लो कम जाएगा, जिसके कारण वो इन्फ्लामेशन थोड़ा सा कम होगा। मतलब समझ में आया? हिस्टामिन करता क्या है, ब्लड वेसल जैसे मान लो इतना मोटा है तो उसको और मोटा कर देगा, तो मोटा कर देगा तो क्या होगा, ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो करेगा, ज़्यादा फ्लो करेगा तो जहाँ पर उसकी ज़रूरत थी WBC RBC का जहाँ ज़रूरत था वहाँ ला करके सबको डिपॉजिट कर देगा, तो इसके कारण वहाँ पे क्या होता है, फूल जाता है, इसका इन्फ्लामेशन। यहाँ पे काटता है तो देखते हो ना इतना बड़ा आपका सर फूला रहता है, इसी के कारण, किसके कारण, हिस्टामिन के कारण। तो ड्रग कौन सा दोगे, एंटी हिस्टामिन, ठीक है। तो दो अलग अलग होगा, एक एलर्जी वाला अलग, एक एंटा एसिड वाला अलग। चलिए अभी हमने जो पढ़ा था सीता, सिमेटिडीन, टेगमेट और रानी जानकी, तो रेनेटिडीन क्या था, जेंटेक। ओके, अब आइए एंटी हिस्टामिन किसके लिए, एलर्जी के लिए, मतलब वो जो डंक मारा वो वाला, अभी एंटासिड वाला नहीं, अब आओ वो डंक मारा मतलब एलर्जी हो गया, जैसे आपको कहीं गए, धूल लगा और अचानक से छींक आना शुरू हुआ, खांसी होना जाना शुरू हुआ, तो ये क्या हुआ, एलर्जेंस के कारण। तो एलर्जी जो होता है वहां भी हिस्टामिन का सिक्रीशन होता है, उसी के कारण एलर्जी होता है। क्या होता है, तुरंत नाक भराएगा, नाक पे पानी आ जाए, क्यों आए, क्योंकि वहाँ पे ब्लड का सप्लाई ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे आपका सिक्रीशन स्टार्ट हो गया। तो सिक्रीशन हुआ तो फिर वहाँ पे ड्रग दोगे, क्या, एंटी हिस्टामिन। अब एंटी हिस्टामिन यहाँ पे कैसे याद रखोगे, यहाँ देखो हम जैसे पढ़ रहे हैं इसी तरह से पढ़ पढ़ के लिखोगे। यहाँ देखो ब्रोम फेनीरैमीन, ब्रोम फेनीरैमीन डायमेटैप इसको कहते हैं, टरफेनाडीन, देखो प्रोनाउंसिएशन जरूरी नहीं कि एक्यूरेट करो, ऐसा करो जो याद हो जाए, टरफेनाडीन, जिसको सेल्डेन के भी नाम से जानते हैं। अब ये आपका एंटीहिस्टामिन याद कैसे हो, एंटीहिस्टामिन एलर्जी वाला याद। देखो सीता, रानी जानकी, ये कौन था, एंटा एसिड। अब ये कौन सा है, अब ये कौन सा है, तो सुनना, मैं लिख देता हूं, ब्रो फिर दिन में तेरे सेल्डेन परी, सेल्डेन परी मतलब कोई मान लो दोस्त है, नहीं होता है आज के डेट में मॉडर्न दोस्त लोग हैं, तो नहीं कहोगे ब्रो आज दिन में ही तुम्हें सैंडल परी, फिर सुना ब्रो फिर दिन में ही तेरे सैंडल परी, फिर से बोलो। तो ट्रिक इतना ही याद करना जो याद हो जाए। तो मैंने क्या कहा, फिर सुनना, ब्रो ब्रो फिर दिन में तेरे सैंडल परी, ये कलर मैं बदल लूँ, ओके, ब्रो फिर दिन में तेरे सैंडल परी, मतलब यहाँ देखो ब्रो से ब्रोम फेनी रमीन और दिन में दिन से डायमेटैप, ठीक है, दिन में डायमेटैप, दिन में तेरे टरफेनाडीन, सेल्डेन मतलब सेल्डेन, सैंडल मतलब सैंडल परी। थोड़ा सा इसको आप ढंग से अगर याद करेंगे तो याद हो जाएगी, ठीक है। हमने क्या कहा कि एंटी हिस्टामिन जो एंटी एलर्जिक होगा, एंटी एलर्जी वाला जो दिया जाएगा उसमें दो ड्रग आपको नाम याद रखने हैं। कैसे, मैंने बोला ब्रो फिर दिन में मतलब ब्रोम फेनीरैमीन, दिन में मतलब डायमेटैप, तेरे टरफेनाडीन, सेल्डेन मतलब सेल्डेन इसका नाम था। तो ये कौन था, एलर्जी के लिए, ये भी एंटीहिस्टामिन है लेकिन किसके लिए, एलर्जी के लिए। देखो एंटीहिस्टामिन दो था, एक एंटासिड और एक की एलर्जी, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी कि क्या एंटाहिस्टामिन अगर बाय द वे एलर्जी वाला हम एंटासिड की तरह काम कर सकता है या एंटासिड वाला एंटी एलर्जी में काम कर सकता है, तो नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि ये अलग अलग रिसेप्टर पे काम करता है, एंटी एलर्जिक वाला अलग रिसेप्टर पे और एंटासिड वाला अलग रिसेप्टर पे, ठीक है। दोनों का काम है हिस्टामिन को ही रोकना, लेकिन रिसेप्टर अलग अलग होता है। चलिए, तो ये ट्रिक याद हो गई। ओके, नेक्स्ट अब आता है न्यूरोलॉजिकल एक्शन, न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग, मतलब जो हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करेगा। तो कहता है ड्रग दैट इफेक्ट्स इन नर्वस सिस्टम, जो हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करेगा उसे हम क्या कहोगे, न्यूरोलॉजिकल ड्रग। तो इसमें सबसे पहला जो पढ़ना है वो पढ़ना ट्रैंक्विलाइजर्स। देखो ये ड्रग का नाम जैसे ही याद आए, जैसे ही दिमाग में आए तो एकदम याद रखना, पागल लोग को ये दवा देते हैं, एकदम ऐसे याद रखो, पागल लोग को ये दवा देते हैं। तो पागल लोग में होता क्या,
स्ट्रेस है, मेंटल डिजीज है, एकदम पूरा हाइपर एक्टिव एंजाइटी में है, एकदम गुस्सा में है, तिमतिमाया हुआ है, आँख फूला हुआ है, तो वैसा अगर एक्टिविटी हो किसी में तो उसे ये ड्रग देते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स। ट्रैंक्विलाइजर्स का काम क्या होगा? एकदम स्ट्रेस को रिलीव करने का। दवा दे दो, और दवा मेनली होता क्या, सुन लो। इस तरह के देखोगे जितना कोई मेंटल डिजीज होता है उसको मेनली दवा दिया जाता है सुलाने का। तो सुलाने में क्या होगा, उसके स्ट्रेस को कम कर देगा। जैसे ही उसका स्ट्रेस कम होगा, स्ट्रेस जैसे ही कम होगा वो सो जाएगा। ठीक है, तो किसका ट्रीटमेंट होता है? स्ट्रेस का, मेंटल डिजीज का और एंजाइटी का। मतलब पूरा दिमाग से एकदम, बहुत लोगों को देखोगे हाथ ऐसे कांपते रहता है, शरीर कांपते रहता है, तो वो एंजाइटी में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, तो उसको ये ड्रग दिया जाता है ट्रैंक्विलाइजर्स। अब आखिर ऐसा होता क्यों? कौन सा केमिकल रिस्पॉन्सिबल? इसको 2 बार हम लोग समझेंगे, 2 बार मैं बताऊंगा। देखो, चूंकि ये एनसीईआरटी बड़े भेद तरीके से लिखा। देखो, हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है नॉर एड्रेनलिन, इसको ढंग से समझना। नॉन एड्रेनलिन ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? मूड चेंज के लिए। किसके लिए? मूड चेंज के लिए। तो कहता है न्यूरोट्रांसमीटर्स विच चेंजेस द मूड, दैट इज कॉल्ड नॉन एड्रेनलिन। ठीक है, अगर इसका लेवल कम हो जाए, अगर इसका नॉन एड्रेनलिन का लेवल कम हो जाए तो हमारे में क्या होता है? डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन होता है मतलब सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी कम हो जाती है, जिसके कारण हमें डिप्रेशन होता है। कब? जब नॉन एड्रेनलिन की लेवल कम हो जाए। तो नॉन एड्रेनलिन का अगर लेवल कम है तो सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी जो होगी कम होगी, जिसके कारण हमें डिप्रेशन होता है। तो फिर से सुनो, डिप्रेशन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल था? नॉन एड्रेनलिन। कब? जब उसका जो लेवल है हमारे बॉडी में कम हो जाए। तो क्यों कम होगा भाई? जो सिक्रेट हो रहा था वो क्यों कम होगा? क्योंकि नॉन एड्रेनलिन टूट के कहीं ना कहीं जा रहा होगा। तो क्या करें हम? तो नॉन एड्रेनलिन का टूटने का जो एक्टिविटी है उसको कम कर दो। सिंपल है, उसका जो टूटना है उसको क्या कर दो? कम कर दो। तो तरीका क्या होगा? नॉन एड्रेनलिन पे जो एंजाइम उसको तोड़ रहा होगा, क्या करो? उसको क्या कर दो? कम कर दो, उसी एंजाइम को रोक दो। तो बेचारा एंजाइम काम नहीं करेगा, एड्रेनलिन क्या रहेगा? बढ़ा रहेगा। एड्रेनलिन का लेवल बढ़ा रहेगा, आपका मूड ठीक रहेगा। सोच लो, पैसा आता है, खर्चा हो जाता है, पैसा आता है, खर्चा हो जाता है, तो खर्चा को ही रोक दो ना। पैसा रहेगा, पैसा अच्छा रहेगा तो आपका मूड ठीक रहेगा। तो ऐसे समझो, जो खर्चा होने का जो रीजन है उस रीजन को कम कर दो तो पैसा रहेगा आपके पास, पैसा रहेगा तो मूड अच्छा रहेगा। तो उसी पैसे से कोरिलेट करो। पैसा कौन है? नॉन एड्रेनलिन। इसका अगर लेवल ऊपर है तो आपका मूड बिल्कुल ठीक है। तो मूड को ठीक करने वाला कौन? नॉन एड्रेनलिन। जब इसका लेवल कम हो गया तो क्या हो गया? डिप्रेशन हो गया। अब क्या करोगे? तो कहता है यहाँ पे हम एंटी डिप्रेशन ड्रग डालते हैं। ठीक है, ये ड्रग क्या करता है? नॉन एड्रेनलिन को एड्रेनलिन, इनएक्टिव नॉन एड्रेनलिन में जो बदल रहा था जो एंजाइम, उस एंजाइम को क्या करता है? इनहिबिट करता है फंक्शन ऑफ दैट एंजाइम। कौन? वो ड्रग। फिर से देखो, एंटी डिप्रेशन के ड्रग ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग जो दिया उसने क्या किया? उसने क्या किया? इनहिबिट द फंक्शन ऑफ एंजाइम। उस एंजाइम का, वो एंजाइम जो नॉन एड्रेनलिन पे काम करके उसको इनएक्टिव बना रहा था। तो अब वो एंजाइम काम नहीं करेगा, एंजाइम काम नहीं करेगा तो नॉन एड्रेनलिन का लेवल बढ़ा रहेगा, आपका मूड अच्छा रहेगा। हम पैसे सोचो, पैसा का लेवल ऊपर, आपका मूड अच्छा। पैसा का लेवल कब ऊपर रहेगा? जब अपना खर्चा कम कर दो। सिंपल है। तो नॉन एड्रेनलिन को जो तोड़ रहा था जो एंजाइम, ड्रग जाके उस एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर दिया। मतलब आपका जो खर्चा, कोई मान लिया बाबूजी उठा लें तो आपका पैसा आपके पास रहेगा, आपका पैसा आपके पास रहेगा, आपका मूड बिल्कुल अच्छा रहेगा। शायद देखो, हमें ऐसा लगता है आज के डेट में कोई भी चीज़ अगर पैसे से कोरिलेट करके पढ़ो ना तो बड़े अच्छे से समझ में आता है। ओके, चलो अब यहाँ पे नाम, नाम याद रखना है। नाम कहता है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग में, देखो यहाँ पे एक तो प्रोनाउंसिएशन, दूसरा लिख लिख के आपको याद रखना है, दूसरा लिख लिख के याद करना है। ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग में। ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग में है क्या? आइप्रोनियाजाइड और दूसरा है फेनल्जाइन, जिसको नार्डीन कहते हैं। फिर से सुनना, आइप्रोनियाजाइड, मैं पूरा का पूरा बोल रहा हूँ, कोई प्रोनाउंसिएशन एकदम सही से करो। आइप्रोनियाजाइड और फेनल्जाइन। ठीक है, याद कैसे हो भाई? सुनना, मैं यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड लिख दे रहा हूँ, इसको अलग से लिखना, इसको अलग से लिखना। जैसे खर्चा आपका ऊपर जा रहा था, खर्चा आपका ऊपर जा रहा था, उसी को ऊपर नहीं करना है। तो कहता है फिर
फिर ऊपर नहीं, सॉरी, फिर क्या लिखा गया, फिर ऊपर नहीं, यही ट्रिक है। ये क्या है, एंटी डिप्रेशन ड्रग। मतलब आपका डिप्रेशन किसके कारण से हुआ था, खर्चा ऊपर गया था, तो वो फिर से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो फिर से यहां से देख लो, ये वाला नाम आ गया फेनेलजाइन, ये वाला फेनेलजाइन, ठीक है, फेनेलजाइन। ऊपर, ऊपर से ये वाला आइप्रोनियाजाइड, आइप्रोनियाजाइड, फिर से बोलो, फिर से फेनेल, ऊपर, ऊपर से इप्रोनियाजाइड, ठीक है। जैसे याद रखो, ये क्या है, एंटी डिप्रेशन। फिर ऊपर नहीं, ऊपर जाएगा खर्चा, ऊपर जाएगा डिप्रेशन होगा, टेंशन होगा। तो एंटी डिप्रेशन ड्रग फिर ऊपर नहीं, तो फिर ऊपर नहीं को फिर से फेनेलजाइन, ऊपर से इप्रोनियाजाइड। याद हो गया, शायद हमें लगता है एकदम याद हो गया होगा। फिर से बोलो, खर्चा ज़्यादा होगा, टेंशन होगा, तो टेंशन को कम करने के लिए फिर ऊपर नहीं करना है, फिर से मतलब फेनेलजाइड, ऊपर से इप्रोनियाजाइड। चलिए, अब कहता है टेंशन को कम करने वाला, तो कहता है फॉर रिलीविंग टेंशन, जो टेंशन को हम जो टेंशन को हमें कम करेगा, फॉर रिलीविंग टेंशन, टेंशन को कम करने वाला, इसको भी ढंग से समझिएगा। क्लोर, क्लोर, देखो प्रोनाउंसिएशन ढंग से, क्लोर डाई एजेपोक्साइड, ठीक है। दूसरा है मेप्रोमेट। तो थोड़ा सा तो नाम लिख के याद करना ही होगा। ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन कोई कोई चीज़ पूछ देता है, ठीक है, कोई कोई चीज़ पूछ देता है। अब सुनना, एक ड्रग होता है इक्विलीन, एक ड्रग होता है इक्विलीन। ये क्या काम करता है, तो ये दोनों में काम करता है, डिप्रेशन में और हाइपरटेंशन। तो इक्वल इक्वल ऐसे याद रखो, इक्वल इक्वल, इक्वल तो मतलब बराबर बराबर, दो हिस्से में काम कर रहा है। किसमें किसमें, डिप्रेशन में भी और जो हाई बीपी वाला पेशेंट है उस पर भी। तो दोनों पे अगर काम करे तो इक्वलीन, इक्वल इक्वल बराबर, इस तरह से याद रखो, ठीक है। शायद याद हो जाता है, इस तरह से हमें लगता है कि याद हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है बार्बिटूरेट्स। मतलब बार्बिटूरेट्स मतलब याद रखना, ये एक तरह का डेरिवेटिव है जिसको बार्बिट्यूरिक एसिड कहते हैं। बार्बिट्यूरिक एसिड का डेरिवेटिव से उसको कहते हैं बार्बिटूरेट्स। ये क्या होता है, मेनली हिप्नोटिक, हिप्नोटिक मतलब होता है नींद दिलाने वाला, नींद दिलाने वाला ड्रग है। तो ये भी क्या है, एक तरह का ट्रैंकुलाइजर से जो स्ट्रेस को रिलीव करेगा, ठीक है। तो इसमें 3 पढ़ना है, कौन कौन, वेरोनल, वेलियम और सेरोटोनिन। ये 3 नाम आपको याद रखना है। याद कैसे होगा, सुन लो, मैं ट्रिक बता देता हूँ, देखो ट्रिक याद रखना। ट्रिक कैसे याद रखोगे, जो होता है ना, बहुत, जैसे मान लो आपका कोई नाई है, मतलब मुझे याद करने के लिए बता रहा हूँ इसको, अदरवाइज मत लेना। बहुत बोलता है, तो बहुत बोलता है तो उसको कौन है, वर्बल है, वर्बल, वर्बल शेर है, मतलब बोलने वाला केवल शेर है नहीं, शेर नहीं है, बोलने वाला शेर है, केवल बोलता है, फेंकता है। तो वर्बल शेर है कौन, एक मेरा बार्बर, मेरा बार्बर जो है, मेरा जो बार्बर है यानी मेरा जो नाई है, वो बोलने वाला शेर है, वो केवल बोलने वाला शेर है, वर्बल शेर, ठीक है। इसे छोटा कर लूँ थोड़ा सा, एक जस्ट मिनट, ओके, विंडो कैप्चर, ओके, जस्ट मिनट, थोड़ा सा, ओके, यस। चलो, मैंने क्या कहा, ध्यान देना। जो मतलब जो मेरा जो बार्बर है, जो नाई जो है, वो केवल बोलता है, बोलने वाला शेर है। अब यहाँ आना, क्या क्या मैंने कहा, मैंने कहा आपको केवल बोलने का शेर है। तो वर से, गौर से देखना, वर से वेरोनल, वर से वेरोनल, वल से वेलियम और सर से सेरोटोनिन। एकदम याद करो, वर, वल, शेर, वर से वेरोनल, वेल से वेलियम और सर से, शेर से सेरोटोनिन। कौन है, बार्बिट्यूरेट्स। देखो बाबू, मैं आपको इस तरह से याद करा रहा हूँ ट्रिक बना को कि ईजिली याद हो जाए, आपको ट्रिक का कमी नहीं मिलेगा। आपको ट्रिक्स बहुत सारे मिलेंगे आपके यूट्यूब पे, बट अब ऐसा ना हो कि ट्रिक को याद करने के लिए ट्रिक बना रहे हो। देखो कितना आसान है, बार्बर, बार्बर है
कौन सा है? भारबल शेर है, भारबल शेर है मतलब बोलने वाला शेर है, वो एक्चुअल में शेर नहीं है, बोलने वाला शेर है। तो भारबल, भर से क्या हो? वेरोनल, वल से क्या हो? वैलियम, और शेर से क्या हो? सेरोटोनिन। एकदम याद हो गया। फिर से बोलो, वर से क्या हुआ? वेरोनल, फिर वल से क्या हुआ? वैलियम, फिर शेर से क्या हुआ? सेरोटोनिन। शायद याद हो गया। ये क्या है मेरा? बारबर, मतलब ये क्या है मेरा? बारबिट्यूरेट्स, बारबिट्यूरेट्स। ये किसका डेरिवेटिव है? बारबिट्यूरिक एसिड का। शायद समझ में आ गया होगा। ये भी क्या है? एक क्लास ऑफ ट्रैंक्विलाइजर्स। शायद क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्लास पे। नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग हमें जो पढ़ना है दैट इज एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक मतलब होता क्या? पेन किलर। जितना भी आपको पेन किलर दिया जाता है सब क्या है? एनाल्जेसिक है। कहता है रिड्यूसेस पेन विदाउट डिस्टर्बेंस ऑफ नर्वस सिस्टम, मतलब बिना आपके सर नर्वस सिस्टम को इफेक्ट किए आपके दर्द को कम कर दे। जैसे आपका सर में दर्द था, आपने एक दवा लिया जैसे पैरासीटामोल लिए, सर दर्द ठीक हो गया, ठीक है। तो आपका नर्वस सिस्टम को कोई इफेक्ट नहीं किया, फिर मॉर्निंग में से उठोगे, जैसे काम करोगे, तो आपका नर्वस सिस्टम कोई बिगड़ा नहीं है, कुछ आप ऐसा नहीं कि कोई दवाई खाए और हर चीज़ भूल गए, ऐसा तो नहीं हुआ। सिंपल दवाई खाए, ठीक हो गया, जो दवा था वो मतलब जो आपका रोग था वो ठीक हो गया। सॉरी। ओह, तो ये जो एनाल्जेसिक है, जस्ट मिनट, ओके, ये जो एनाल्जेसिक है ये मेनली दो तरह का, एक को कहते हैं नॉन नार्कोटिक और एक को कहते हैं नार्कोटिक। अब इसका मतलब समझते हैं, नार्कोटिक और नॉन नार्कोटिक। सुनते होगे नार्कोटिक डिपार्टमेंट है, तो नार्कोटिक डिपार्टमेंट जो होता है, देखते हुए कि उसमें ड्रग वगैरह चेक होता है, बाहर से कोई ड्रग तो नहीं लेके आया है, तो वो नार्कोटिक कहने का मतलब क्या होता है? नार्कोटिक मतलब होता है वैसा मेडिसिन या वैसा ड्रग जिसका आपको आदत लग जाए। नार्कोटिक मतलब जिसका आपको आदत लग जाए। तो ऐसा तो नहीं है कि आज सर में दर्द था, आज आपने एक पैरासीटामोल खाया तो कल भी अगर पैरासीटामोल नहीं खाओगे तो दर्द होता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। एक बार सर दर्द ठीक हो गया, एक बार दो बार सर दर्द ठीक होगा तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई ऐसा ड्रग है जो आप लेते गए कुछ दिन के बाद अगर आप नहीं लो तो एकदम पूरा मन बेचैन रहता है, तो उसको कहते हैं आदत लगाने वाला, वही होता है नार्कोटिक ड्रग्स। तो फिर सुनो, नार्कोटिक कैसा होता है? एडिक्टिव, जिसकी आदत लग जाए। नॉन नार्कोटिक मतलब होता है नॉन एडिक्टिव, जिसकी आदत ना लगे, एक बार खाए ठीक हुआ, अगले दिन कोई जरूरत नहीं उसकी। फिर सुनो, तो एनालिसिस कितने का? नॉन नार्कोटिक और नार्कोटिक, नॉन नार्कोटिक, नॉन एडिक्टिव और नार्कोटिक एडिक्टिव। नेक्स्ट है नॉन नार्कोटिक। नॉन नार्कोटिक में ऐसे याद रखोगे, एस्पिरिन है मेरा, और एक जैसे अभी कुछ देर पहले नाम बताया हमने पैरासीटामोल, इसको भी लिख देता हूँ, पैरासीटामोल। एस्पिरिन है, पैरासीटामोल है, तो ये सब कैसा ड्रग है? दीज आर कॉल्ड नॉन नार्कोटिक। ये मेरा कैसा होता है? ये कहलाता है मेरा नॉन नार्कोटिक ड्रग्स। ये होता है नॉन नार्कोटिक ड्रग्स। कौन कौन? एस्पिरिन है, पैरासीटामोल है। याद कैसे हो? याद कैसे हो? एकदम सिंपल सा है, सिंपल सा इसका ट्रिक है, याद रखना। पास, मैं लिख देता हूँ, पास, पास कैसे याद होगा? पी ए से पैरासीटामोल और ए एस से एस्पिरिन। क्या है मेरा ये? नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। पास, पास मतलब बोर्डिंग पे पास करके, मतलब कहीं से आ रहे थे, एयरपोर्ट पे रोका गया, आपके पास कोई दवाई मिला, आपको पास मिल गया। तो पास क्यों मिला? क्योंकि नॉन नार्कोटिक ड्रग था आपके पास। सिंपल, आपके पास पैरासीटामोल था, एस्पिरिन था, तो जाने दिया कि हाँ चलो ये तो रेगुलर दवा है। लेकिन आपके पास गलती से हीरोइन मिल जाए, गलती से मॉर्फिन मिल जाए, तो वहीं रोक लेगा, पास नहीं मिलेगा। तो एकदम याद करो, पास। पास कौन सा ड्रग है? एनाल्जेसिक है। कौन सा? नॉन नार्कोटिक वाला, ठीक है। अब हमारे शरीर में दर्द क्यों होता है? दर्द किसके कारण होता है? तो समझिएगा, इसका पहले हम लोग फिनोमेना समझेंगे। तो पहला फिनोमेना कहता है, पहला इसका पूरा मैकेनिज्म देखेंगे। कहता है एक केमिकल होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, इसका प्रोडक्शन जब बॉडी में होने लगे तो ये क्या करता है? कॉजेज इन्फ्लामेशन, उस जगह पे उस टिश्यू में वो इन्फ्लामेशन मतलब सूजन करा देगा, और इसी सूजन के कारण क्या होता है? पेन। फिर से बोलो, कौन सा केमिकल रिस्पॉन्सिबल है? प्रोस्टाग्लैंडिन। कौन सा केमिकल? प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या कराता है? हमारे टिश्यू में सूजन करा देता है, जिसके कारण क्या होता है? हमें पेन का फीलिंग होता है। अब पेन फीलिंग होगा तो अब क्या करोगे? जो ड्रग लोगे वो ड्रग क्या काम करता है? जैसे एस्पिरिन हमने लिया, तो एस्पिरिन क्या करता है?
इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन के ही सिंथेसिस को क्या करेगा, कम कर देगा, आपका पेन कम हो जाएगा। ठीक है। और एक एस्प्रिन का काम क्या होता है, बड़ा अच्छा काम होता है, ये एंटी ब्लड को क्लोटिंग एक्शन काम करता है, जिसके कारण हार्ट अटैक के पेशेंट, जिसको मान लो हार्ट डिजीज है, तो उसको हमेशा डॉक्टर कहता है कि एस्प्रिन अपने साथ रखिए, जब भी आपको पेन हो तो तुरंत एस्प्रिन को घोल करके पी जाइए। कभी कभी ये लाइफ थ्रेटनिंग मतलब लाइफ सेविंग ड्रग हो जाता है। मतलब क्यों होता है, क्योंकि एंटी ब्लड क्लोटिंग मतलब थक्का, ब्लड का थक्का जमने नहीं देता है, तो नहीं जमेगा तो हार्ट हो सकता है हार्ट अटैक नहीं हो। तो ये एक एक्शन लिया जाता है किसके साथ, जो हार्ट डिजीज का पेशेंट। ठीक है। और एक इसका एक और है, एस्प्रिन का एक और काम है। तो ये 3 काम था आपका, ये वाला पहला, ये जो था ये पहला, ये था दूसरा, और ये है तीसरा। तीसरा कहता है रिड्यूसेस स्केलेटन पेन सच एज ड्यू टू अर्थराइटिस। सच एज अर्थराइटिस मतलब गठिया के पेशेंट में जो हड्डी में जो दर्द होता है, उस दर्द को कम करने के लिए जो ड्रग दिया है, तो वो भी कौन, एस्पिरिन। ये एस्पिरिन उसमें भी काम करता है। नेक्स्ट एक और है आपका चौथा, जैसे फीवर वगैरह हो जाए, तो फीवर वगैरह में भी ये एस्पिरिन देते हैं। तो फीवर में जो एस्पिरिन देते हैं, तो वहाँ पे ये एज ए काम करता है एंटी पायरेटिक। सुनना, पायरो मतलब होता है हीट, एंटी मतलब हीट को कम करने वाला, तो एंटी पायरेटिक ड्रग मतलब जो फीवर में दिया जाता है, तो वहाँ भी एस्पिरिन काम करता है। तो एस्पिरिन का 4 काम हुआ, चारों याद करो, चारों आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या क्या बोलो। इनहिबिट्स सिंथेसिस ऑफ कौन, प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसके कारण दर्द हो रहा था, दर्द कम हो गया। दूसरा, हार्ट अटैक के पेशेंट को ये दिया जाता है क्योंकि एंटी ब्लड क्लोटिंग एक्शन के कारण। तीसरा, अर्थराइटिस के पेशेंट को, इसमें स्केलेटन पेन, हड्डी का दर्द को कम करने के लिए। और चौथा, जो ये फीवर को कम करता है, यानी एज ए एंटी पायरेटिक। तो एस्पिरिन का ये 4 एक्शन आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, चारों का चारों याद रखिए। हो सकता है मोर देन वन चॉइस में 2-3 ऑप्शन दे दे, पूछा तो फंक्शन ऑफ एस्पिरिन, तो आपको वहाँ पे ये ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, आगे की ओर बढ़ें। चलिए, मुझे लगता है कि इस तरह से अगर आप पढ़ो तो बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट ऑफ नारकोटिक। अभी बोले थे नारकोटिक मतलब वही हीरोइन वगैरह टाइप का ड्रग। ठीक है, तो अभी भी देखो, इसको एज ए एनालिसिस, इसको क्यों आखिर लाया क्यों गया लाइफ में, क्यों इसको यूज़ किया गया। तो देखो, ये मेडिसिनल डोज में भी यूज़ होता है, और अगर ओवरडोज लिया जाए तब पॉइजनस हो जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, मैं आपको बता दूं, माइकल जैक्सन। उसकी कहानी थोड़ा सा बताऊं। देखो, अगर मेडिसिनल डोज लिया जाए तो ये रिलीफ, दर्द को कम करता है। ठीक है, तो दर्द कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन मतलब जो ऑपरेशन के बाद जो दर्द होता है, कभी कभी असहनीय दर्द होता है, तो वहाँ पे इसे दिया जाता है। या फिर जैसे चाइल्ड बर्थ के दौरान जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ को असहनीय दर्द होता है, उस वक्त दिया जाता है। कार्डियक पेन वगैरह में दिया जाता है। या फिर देखोगे ये सब सेना वगैरह को दिया जाता है। क्यों, जैसे मान लो गोली लग गया या कोई हाथ कट गया, वहाँ पे बेचारा कुछ नहीं कर सकता है, तो वो दर्द को कम करने के लिए उसे दिया जाता है, उस वक्त हीरोइन वगैरह दिया जाता है, तो वो समय उस पेन में काम आता है। ठीक है, लेकिन वही हीरोइन, वही मॉर्फिन, वही कोडीन अगर एक्सेस अमाउंट में ले लो, ज़्यादा ले लो, तो क्या होगा, वो सबसे पहले तो सर चकराएगा, आदमी कोमा में जा सकता है और अल्टीमेट डेथ होगा। यही डेथ हुआ था माइकल जैक्सन का। तो सुनते होगे, जानते होगे, माइकल जैक्सन वन ऑफ द बेस्ट डांसर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, डांसर थे, एक्टिविटीज़ थे, बड़े अच्छे कलाकार थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, देखो, उनको ड्रग दिया जाता था स्केलेटन पेन, मतलब देखो वो लोग बहुत हाइपर एक्टिविटी होता था, तो हाइपर एक्टिविटी के कारण उनमें बहुत सारा दर्द था बॉडी में, तो उस दर्द को कम करने के लिए उन्हें ड्रग दिया जाता था इसी मॉर्फिन का। तो जब वो सिंपल डोज में पड़ता था तो वो क्या क्या काम करता था, एज ए मेडिसिन। लेकिन उन्होंने उसे ओवरडोज में ले लिया, तो ओवरडोज में ले लिया वो क्या बन गया, पॉइजनस, और जो क्या काउज किया, अल्टीमेट डेथ, जिसके कारण माइकल जैक्सन का डेथ हुआ। तो नार्कोटिक ड्रग अगर मेडिसिनल यूज़ होगा तो पेन का रिलीव करेगा, ओवरडोज में होगा तो डेथ काउज कर सकता है। कहाँ कहाँ पे होगा, तो एकदम वैसे ही बताया, हाथ कट गया, पोस्ट ऑपरेटिव पेन है, चाइल्ड बर्थ के दौरान, कार्डियक पेन में, इस सब में दिया जाता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल, मॉर्फिन, हीरोइन और कोडीन, एकदम याद रखिएगा, दीज आर नार्कोटिक। पास था नॉन नार्कोटिक और एनाल्जेसिक, ये है 3, मॉर्फिन, हीरोइन और कोडीन। कैसे याद हो,
कैसे याद हो नारकोटिक ड्रग, याद रखना, देखो ऐसे याद रखना, हीरोइन का जो कोड है, हीरोइन हीरोइन कोड मोर नार, ऐसे याद रखना। मतलब हीरोइन का जो कोड है, हीरोइन का जो कोड है वो मोर नाच, ऐसे याद रखो, मोर नाच, ज्यादा नाचो। हीरोइन का कोड है, हीरोइन को कहा गया है कि आपको ज्यादा नाचना है, तो हीरोइन कोड, हीरोइन को कोड दिया गया, मतलब हीरोइन कोडीन मोर मोरफिन, और नाच मतलब नार, नारकोटिक ड्रग है। नाच मतलब यहाँ पे याद रखना, नाच मतलब ये ट्रिक है, नारकोटिक ड्रग है, नारकोटिक एनाल्जेसिक है। फिर से बोलो, हीरोइन का कोड क्या है, मोर नाच, ज्यादा नाचो। एकदम देखो बेटा, ट्रिक ऐसा बनाओ जो खुद याद हो जाए। अब ट्रिक को बनाने के लिए, ट्रिक को याद करने के लिए दूसरा ट्रिक मत बना लेना। तो हीरोइन का क्या कोड है, मोर नाच, ज्यादा नाचो। तो यहाँ पे नारकोटिक ड्रग कौन कौन सा, हीरोइन, कोडीन और मॉर्फिन। याद हो गया, दम याद हो गया। चलिए अब कहता है referred as opiates, opiates obtained from opium poppy। ये होता क्या है, तो हिंदी में मैं लिख देता हूँ, अफीम। अफीम समझते हो, अफीम जो है यही ड्रग, यही मतलब वो प्लांट है जहाँ से इसका एक्सट्रैक्शन होता है, तो उसी को इंग्लिश में ओपियम पोपी कहते हैं, और उसी जो एक्सट्रैक्ट होता है उसे ओपिएट्स कहते हैं। तो कहाँ से आया ओपियम पोपी जो प्लांट है वहाँ से आया, और रेफर्ड एज क्या, ओपिएट्स। कौन आता है, मॉर्फिन। और उसका जब हम केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो वो बनता है हीरोइन और कोडीन। तो जो नेचुरल फॉर्म है कौन है, मॉर्फिन, इसे ही अफीम कहा जाता है। ठीक है, तो ये है मेरा मॉर्फिन, ऐसे ही याद रखोगे। ये स्ट्रक्चर है मॉर्फिन। गौर से देखो, मॉर्फिन में यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH, इसी में बदलाव होता है। क्या बदलाव होता है, गौर से देखो, अगर वो हीरोइन है तो OH की जगह OAC आ गया, मतलब एसिटाइल ग्रुप आ गया, OAC आ गया। यहाँ देखो H की जगह यहाँ AC आ गया, तो इसको कहते हैं एसिटाइलेटेड फॉर्म ऑफ मॉर्फिन। फिर से बोलना, व्हाट इज यूरिन, पहले नेचुरल फॉर्म क्या था, मॉर्फिन। ये सब चीज़ देखो लोग नहीं बता पाते, मैंने देखा बहुत लोग इसको नहीं डील करते हैं। मॉर्फिन क्या था, नेचुरल फॉर्म। अब हीरोइन क्या है, दैट इज एसिटाइलेटेड फॉर्म, दिस इज एसिटाइलेटेड फॉर्म ऑफ मॉर्फिन, मॉर्फिन का एसिटाइलेटेड फॉर्म। गौर से देखना, अब मॉर्फिन में जो यहाँ जो OH था, उस OH की जगह OCH3 आ गया, और ये वाला OH जस का तस है, बाकी कहीं कोई बदलाव नहीं है, बाकी कहीं कोई बदलाव नहीं है। तो ये बन गया मेरा कोडीन। तो कोडीन में क्या हुआ, CH3, मतलब क्या बना, मिथाइलेशन। दिस इज मिथाइलेटेड फॉर्म ऑफ मॉर्फिन, दिस इज मिथाइलेटेड फॉर्म ऑफ मॉर्फिन। चलो तीनों को याद करो, तीनों को एक साथ याद करो, तीनों को एक साथ याद करो। फिर से बोलो, नेचुरल फॉर्म कौन, मॉर्फिन, उसमें क्या था, OH। ठीक है, हीरोइन क्या था, एसिटाइलेटेड फॉर्म, तो OAC। और ये आपका कोडीन क्या था, मिथाइलेटेड फॉर्म, तो मिथाइलेटेड फॉर्म ऑफ मॉर्फिन कोडीन, एसिटाइलेटेड फॉर्म हीरोइन, और नेचुरल फॉर्म मॉर्फिन। शायद याद हो गया। इसका कोड मैंने बताया था, ट्रिक मैंने बताया था। हीरोइन का कोड है क्या, मोर नाच, मतलब हीरोइन, कोडीन, मॉर्फिन, ये क्या है मेरा, नारकोटिक्स ड्रग्स। क्या है मेरा, नारकोटिक ड्रग्स। चलिए अब ये ड्रग्स हो गया। ओके, अब आइए एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स पे। ठीक है, अब ड्रग्स का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। तो ये जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स है, नाम से क्लियर है, माइक्रोब्स के अगेंस्ट में जो ड्रग दिया जाएगा दैट इज कॉल्ड एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। तो कहता है ड्रग विच इनहिबिट्स और डिस्ट्रॉय द पैथोजेनिक एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, फंजाई या वायरस, कॉल्ड एंटी माइक्रोबियल ड्रग। माइक्रोब होता क्या, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, उसकी एक्शन को जो कटा दे दैट इज कॉल्ड एंटी माइक्रोब्स। इसमें 3 कैटेगरी हमें पढ़ना है, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। चलिए एक एक करके बढ़ते हैं। एंटीबायोटिक्स मतलब नाम से क्लियर है कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस विच इन लो कंसंट्रेशन either kill or inhibits the growth of microorganism by intervening their metabolic process। मतलब जो भी मेरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जो भी उसका प्रोसेस चल रहा है, जैसे वो अपना लाइफ स्पेन बढ़ा रहा है या फिर खाना खा रहा है, कुछ आगे की ओर बढ़ रहा है, एंजाइम सिक्रेट कर रहा है, उसको हम रोक दें,
या उसको हम इंटरफेयर कर दें तो मर जाएगा। तो कहता है कि ये कोई भी सब्सटेंस जो जाए, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म को क्या कर दे, किल कर दे या उसकी ग्रोथ को रोक दे, दैट इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, दैट इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। अब इसके डिस्कवरी पे आओ, जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है उसके अनुसार चलेंगे। देखो डिस्कवरी में बहुत कुछ है, बट जो आपके एनसीईआरटी में उसको एकदम सीक्वेंस वाइज आपको याद कर लेना है, ताकि ये आपको इस तरह से याद हो जाए कि फिर लगता है ना कि जिस तरह से अगर एनसीईआरटी है तो उससे बाहर क्वेश्चन देगा नहीं। ठीक है, तो एनसीईआरटी में कहता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी, डिस्कवरीज के बेसिस पे। सुनो, एक डिजीज हुआ करता था सिफिलिस, ये मेनली हो जाता था किसमें, जैसे सेना का ट्रूप्स है तो उस लोग को जो भेजा जाता था तो लोग बहुत बहुत दिन तक वो लोग को नहाने का मौका नहीं मिलता था, तो उसमें उसमें जो डिजीज होता था वो डिजीज का नाम था सिफिलिस। क्या था? सिफिलिस। तो उसी का सेना का ही मतलब डॉक्टर था, उसका नाम था पॉल इलरिच, जिसे नोबेल प्राइज मिला 1908 में इसी ड्रग के कारण। ड्रग था सल्वर्सन, सल्वर्सन, सल्वर्सन। किसके लिए? सिफिलिस के लिए। किसने डेवलप किया? पॉल इलरिच ने। फिर से बोलो, पॉल इलरिच ने ड्रग डेवलप किया सल्वर्सन, किसके अगेंस्ट में? सिफिलिस के अगेंस्ट में। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर में आर्सेनिक था, इस तरह का स्ट्रक्चर था, ASS, जस्ट अभी स्ट्रक्चर आएगा। तो ये जो साल्वर्सन जो ड्रग था, ठीक है, टॉक्सिक उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में भी था, जो बैक्टीरिया का नाम था स्पायरोकेट्स। ठीक है, और लेकिन वो उसका जो साइड इफेक्ट था वो ह्यूमन पे भी होता था। फिर सुनना, ये जो ड्रग था साल्वर्सन, ये टॉक्सिक टू बोथ बैक्टीरिया एंड स्पायरोकेट्स, बैक्टीरिया बाय स्पायरोकेट्स एज वेल एज ह्यूमन बींग्स, जो जिसको हुआ है उसको भी टॉक्सिक करता था। तो कहा गया ये तो सही नहीं है। तो इलरिच ने और सोचना शुरू किया, सोचा कि हम क्यों ना ये जो पॉइजन आ रहा है किसके कारण आ रहा है, इस आर्सेनिक ग्रुप के कारण आ रहा है। तो उसने क्या किया, एजोडाइज, एजोडाइज में नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड होता है, तो कहता है उसको रिप्लेस कर दिया NN स्ट्रक्चर से, जो कहाँ पे? एजोडाइज में होता था। मतलब अपने दिमाग लगाया और एक दूसरा ड्रग डेवलप किया, दैट इज कॉल्ड प्रोंटोसील, दैट इज कॉल्ड प्रोंटोसील। सुनना, कहता है इलरिच डेवलप्स अनदर मेडिसिन प्रोंटोसील बाय रिप्लेसिंग AS विथ NN स्ट्रक्चर फ्रॉम एजोडाइज। NN कहाँ से है? एजोडाइज से। तो एजो मतलब ही होता है जहाँ पे नाइट्रोजन का मल्टीपल बॉन्ड इस तरह से रहे। मल्टीपल मतलब ट्रिपल बॉन्ड मत बना देना, नाइट्रोजन भी कहीं कनेक्टेड है तो दो ही बॉन्ड होगा, तब तो एक एक बॉन्ड फ्री रहेगा। ठीक है, ये रहता है एजोडाइज में। ये कहाँ पाया जाता है? एजोडाइज में। ठीक है, अब ये जो ड्रग बना, ये जो NN के कारण जो ड्रग बना, दैट इज प्रोंटोसील, इसमें ही डबल इस तरह से वो एजो वाला ग्रुप आ गया। अब होता क्या था, जब ये ड्रग हमारे बॉडी में जाता था तो ये एक कहता है एक एक्टिव कंपोनेंट रिलीज करता था, उसका नाम था सल्फोनामाइड, सल्फानिलमाइड्स। ठीक है, सल्फाना ऐसे याद रखना, सल्फा एनिलिमाइड्स। ठीक है, यही है मेरा सल्फा ड्रग, यही है रियल एक्टिव कंपाउंड फॉर सिफिलिस, जो कि सिफिलिस के अगेंस्ट में रियल ड्रग की तरह काम करता है। फिर से बोलो, पहला ड्रग कौन था? सल्वर्सन। सल्वर्सन चूंकि टॉक्सिक था, उसके बाद दूसरा ड्रग बना, उसमें आर्सेनिक को हटा के NN लाया। कौन सा ड्रग बना? प्रोंटोसील। प्रोंटोसील बॉडी में जा करके जो एक्टिव कंपाउंड्स बनाता था, कौन बनाता था? सल्फा ड्रग, जो किसके अगेंस्ट में काम करता था? सिफिलिस में। तो कहता है सल्फा ड्रग का डिस्कवरी इसी तरह से हुआ था। पॉल इलरिच ने सबसे पहले बनाया साल्वर्सन, साल्वर्सन को बदल के बनाया प्रोंटोसील। प्रोंटोसील बॉडी में जाने के बाद सल्फा ड्रग रिलीज करता था, जिसके कारण सल्फा ड्रग का डिस्कवरी हुआ। ठीक है, अब देखो क्या था, ये है साल्वर्सन। साल्वर्सन में कौन सा? देखो ये वाला आर्सेनिक ग्रुप है। ठीक है, तो इसी को कहा गया था आर्सफेनामाइड। ठीक है, अब उसी AS वाले को देखो तो यहाँ NN से रिप्लेस किया गया, ये बन गया मेरा प्रोंटोसील। प्रोंटोसील बॉडी में जाकर के जो कंपाउंड रिलीज करता था, गौर से देखो, कंपाउंड जो रिलीज करेगा ये वाला एरिया रिलीज होगा, ये रिलीज हुआ तो ये मेरा बन गया क्या? सल्फानिलमाइड्स, सल्फानिलमाइड्स। याद तो रखना होगा। चलो एक बार सब चीज को ढंग से याद करो, क्या क्या मैंने कहा। वापस चलो यहां से डिस्कवरी से एक बार ढंग से याद करो। डिजीज कौन? सिफिलिस, उसके अगेंस्ट में डेवलप किया पॉल इलरिच ने कौन ड्रग? साल्वर्सन। ठीक है, जिसके कारण उसको नोबेल प्राइज मिला। बाद में पाया गया कि ये साल्वर्सन जो है टॉक्सिक टू बोथ ह्यूमन एंड बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया कौन था? स्पायरोकेट्स। ठीक है,
तो उसने एक दूसरा ड्रग डेवलप किया प्रोंटोसिल, जिसमें क्या किया था, आर्सेनिक को हटा के एनएन बॉन्ड लाया। प्रोंटोसिल जब बॉडी में जाता था तो एक नया एक्टिव कंपाउंड रिलीज करता था, दैट इज कॉल्ड सल्फा ड्रग। ठीक है, इसके कारण सल्फर ड्रग का डिस्कवरी हुआ। हमने क्या बताया, सालवर्जन जो पहला ड्रग था उसमें कौन था, एएसएस वाला ग्रुप से कहा गया था आर्सफेनामाइड। अब ये उसको रिप्लेस किया गया किससे, एनएन से। एनएन किस में आया, प्रोंटोसिल में। प्रोंटोसिल बॉडी में जाके जो ड्रग रिलीज करता था उसका क्या नाम था, सल्फानिलमाइड। सल्फानिलमाइड। और यही रियल एक्टिव कंपाउंड था किसका, ये रियल एक्टिव कंपाउंड था किसका, सल्फा ड्रग का। किसका, सल्फा ड्रग का। क्लियर है, चलिए ओके, शायद इतना तक समझ में आया होगा। अब देखो, बायोलॉजी वाले लोग ये पार्ट नहीं पढ़ते, इसमें बस जानते हो कि सिफिलिस होता है, सिफिलिस किस बैक्टीरिया से होता है, बस ये पार्ट पढ़ते हो। ये ड्रग वाला डिस्कवरी का पार्ट नहीं पढ़ते। देखो यहाँ अभी भी वो जो फ्लेमिंग वाला जो है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का अभी तक बात नहीं आया। अब आता है अलेक्जेंडर, कहता है ये जो हमने अभी तक पढ़ा, ये क्या था, ये था केमिकल एंटीबायोटिक्स। अब आएगा एंटीबैक्टीरियल थेरेपेटिक, जो कि एंटीबायोटिक की तरह काम करेगा। कहता है एंटीबैक्टीरियल थेरेपी बिगिंस विथ डिस्कवरी ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बाद शुरू हुआ ये वाला कहानी कि बैक्टीरिया से भी एंटीबायोटिक्स का हम, बैक्टीरिया और मतलब माइक्रोरूम से भी हम एंटीबायोटिक का एक्सट्रैक्शन हम कर सकते हैं। ये शुरू हुआ कहानी कहाँ से, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के डिस्कवरी से। इसने क्या डिस्कवरी किया था, पेनिसिलिन। कहाँ से, फ्रॉम फंगस, नाम था पेनिसिलियम। तो सुनो यहाँ, एंटीबायोटिक शुरुआत जो हुआ था वो हुआ था पॉल एलिस का जो केमिकल डेरिवेटिव्स था। उसके बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो 1929 में जो काम किया था, ये किस पे काम किया था, फंगस पे। वो फंगस था पेनिसिलिन, और पहला जो एंटीबैक्टीरियल जो मुझे मिला था वो मिला था कौन, पेनिसिलिन, जो बायोटिक ओरिजिन से था, ये केमिकल ओरिजिन नहीं था। ठीक है, अब कहता है ये जो एंटीबायोटिक होता है ये दो तरह का, एक होता है बैक्टीरियोसाइडल और एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक। यहाँ पे देखो दो टर्म है, एक है साइडल, ये वाला साइडल, और एक है स्टैटिक। सुनना, साइडल मतलब होता है किल, डायरेक्ट एकदम आया और मार दिया। स्टैटिक मतलब होता है रोक के रखना, मतलब ठीक है स्टॉप। सुनना, तो जो कंप्लीट जाके एकदम बैक्टीरिया को मार दे तो साइड, मतलब उसको सुसाइड करा दिया। मतलब सुसाइड, जो साइड जो टर्म है वहां से आया है। सुसाइड मतलब होता है खुद को मार देना, मतलब वो नहीं करा। साइड मतलब मारना, और स्टैटिक मतलब रोक के रखना। जहां स्टैटिक रोक दिया, तो अगर ग्रोथ को रोक दिया, सुनना, किल्स द बैक्टीरिया, अगर उसने बैक्टीरिया को मार दिया तो बैक्टीरियोसाइडल, और अगर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियोस्टैटिक। इसमें आपको पढ़ना है पेनिसिलिन बैक्टीरियोसाइडल में, और बैक्टीरियोस्टैटिक में पढ़ना है क्लोरमफेनिकॉल। इसको आपको तो याद करना होगा। ठीक है, सुनना, जैसे ये देखो, एक ही दो नाम याद रखो जो एनसीईआरटी में दे रखा, बहुत ज़्यादा का आपको याद नहीं करना। जितना एनसीईआरटी में बस उतना याद करो ना, बाकी सब कुछ छोड़ो। तो पेन है, ये मान लो ये पेन है, पेन से हम किसी को, मच्छर को यहीं से मार दिए, तो तुम याद रखो पेन से मारना, पेन किल कर रहा है, पेन क्या कर रहा है, किल कर रहा है। एकदम देखो बुआ, जो मैं बता रहा हूँ उसको ढंग से याद कर। मैं ट्रिक वैसा बनाता हूँ जो आलतू फालतू नहीं, ये लंबा आपको कहानी की तरह, ये शायरी की तरह, वो सब नहीं। ऐसा बनाओ जो तुरंत याद हो जाए। क्या बोला मैंने, ट्रिक बोला, पेन ले लेता हूँ। पेन क्या कर रहा है, किल, मतलब सुनो, पेन से पेनिसिलिन, और ये किल मतलब बैक्टीरियोसाइडल है। तुम याद हो गया। पेनिसिलिन कैसा है, पेन एकदम याद हो जाएगा, पेन किल, पेन क्या कर रहा है, मार दे रहा है। पेन से हम मारे मच्छर को, मर गया। तो कहता है पेन से हम मारने वाला काम कर रहे हैं, मतलब ये बैक्टीरियोसाइडल। अब कहता है फूल वगैरह कलरफुल है, तो कलरफुल क्या करोगे, कोई दोस्त को देखो तो जहाँ रहेगा, हाँ बात चलो भाई आ रहा था, थोड़ा देर के लिए रुक जाएगा। तो मतलब कलर है, तो कलर को देख करके रुक गया, तो क्या हो गया, स्टैटिक। एकदम याद रख, क्लोरोमफेनिकॉल,
क्लोरमफेनिकोल कैसा होगा, बैक्टीरियोस्टैटिक, और किल मार देने वाला कौन होगा, पेनिसिलिन। शायद याद हो गया, शायद मुझे लगता है आपको याद हो गया। बोलो एक बार फिर से, पेनिसिलिन कौन सा है, किल करने वाला यानी मार देने वाला, बैक्टीरियोसाइडल। और किसी दोस्त को आप कलर दिए, फूल दिए, तो देखो तो थोड़ा मन प्रसन्न हो जाता है, जहाँ था वही रुक गया, हाँ भाई बड़ा अच्छा चीज़ है, तो रुक गया। स्टैटिक, कलर से रुक गया, क्लोरमफेनिकोल से रुक गया तो स्टैटिक हो गया। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन है। ये जो बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन है कहता है दो तरह का, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। सुनो यहाँ, ये ग्राम जो था, ग्राम एक्चुअल में साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने एक स्टेन डेवलप किया था। स्टेन मतलब कलर करने के लिए, मतलब अलग अलग बैक्टीरिया को कलर करने के लिए उन्होंने स्टेन बनाया था ताकि माइक्रोस्कोप में देखा जा सके। तो ग्राम पॉजिटिव, जो बैक्टीरिया उस ग्राम स्टेन से स्टेन हो जाए, कलर पकड़ ले, तो कहता है विच शोज रिस्पॉन्स ऑन ग्राम स्टेन, जो शो करता था उसको ग्राम पॉजिटिव, और जो विच डज नॉट शोज रिस्पॉन्स ऑन ग्राम स्टेन, जो स्टेन के साथ स्टेन नहीं हुआ, नहीं रंग आया, तो दैट इज कॉल्ड ग्राम नेगेटिव। शायद समझ में आ गया, ग्राम एक तरह का स्टेन था, ग्राम किसी साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने स्टेन डेवलप किया था। तो जो स्टेन हो गया बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव, जो नहीं हुआ ग्राम नेगेटिव, यहाँ पे उसका काम है एंटीबायोटिक क्लासिफिकेशन में। तो कहता है एंटीबायोटिक ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, कहता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम, लिमिटेड स्पेक्ट्रम। नाम सुनना, ब्रॉड मतलब बहुत बड़े पैमाने पे काम करने वाला, नैरो मतलब छोटा सा काम, छोटा सा पैमाने पे काम कर, लिमिटेड मतलब एकदम लिमिट कर दी एक आदमी पे। ठीक है, तो ब्रॉड मतलब जो दोनों बोथ पॉजिटिव और निगेटिव पे काम करे, और ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव है। नैरो मतलब किसी या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। लिमिटेड मतलब किसी एक पार्टिकुलर बैक्टीरिया पे काम करे, उसे लिमिटेड। तो ये आपके 11th 12th में देता है लिखने के लिए, तो आप शायद लिख दोगे, एग्जाम में लिख दोगे। ब्रॉड मतलब बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहा है, बड़े पैमाने मतलब दोनों पॉजिटिव निगेटिव दोनों, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव पे काम किया तो ब्रॉड। किसी एक पे, या तो पॉजिटिव पे या तो निगेटिव पे, तो नैरो। और किसी एक, अब यहाँ पे क्या है कि कोई एक बैक्टीरिया लो, चाहे पॉजिटिव पे था या निगेटिव, उसमें से भी एक बैक्टीरिया, पॉजिटिव में तो ढेर सारा बैक्टीरिया होगा ना, उसमें से किसी एक बैक्टीरिया पे काम करेगा तो लिमिटेड। फिर से बोलो, ब्रॉड मतलब पॉजिटिव निगेटिव दोनों, नैरो मतलब या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, और लिमिटेड मतलब किसी एक पे काम किया। ठीक है, अब आ जाओ, यहां से क्वेश्चन को पूछा है इसका एग्जाम्पल में ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एम्पिसिलिन है, एमोक्सिसिलिन है और क्लोमोफेनिकोल है। ये कैसे याद होगा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम में है पेनिसिलिन और पेनिसिलिन जी। लिमिटेड में एक स्पेशल ड्रग दिया है जिसको डाई ऐसे याद रखो, डाई, इसको एज ए सॉरी मैं इसको प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सका, इसको ऐसे याद रखो, डिसएडेजिरिन, जैसे उसको बोलना हो बोलो, डिसएडेजिरिन। ये किसके लिए काम होता है, फॉर कैंसर सेल के लिए। किसके लिए, फॉर कैंसर सेल के लिए। फिर से सुनना, इसको याद कैसे, यही मेन है। अगर याद हो गया तो सब कुछ हो जाएगा, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम कौन है, नैरो स्पेक्ट्रम कौन है। सुनना, मैंने अभी बताया था पेन था क्या करता था, किल करता था, यानी पेनिसिलिन क्या करता था, बैक्टीरियोसाइडल था। अब उसी पेन से याद रखो, पेन आपका नुकीला है, इस तरह कैसा है, नुकीला है। तो ट्रिक देखो, ट्रिक मेन ट्रिक, नैरो मतलब नुकीला, कौन है मेरा, पेन। तो पेनिसिलिन और पेनिसिलिन जी मेरा कैसा है, पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन कैसा है, नैरो स्पेक्ट्रम। एकदम याद हो गया, नैरो पेन किल भी था और नैरो पेन भी है। ठीक है, अब सुनो, एक याद रखना, ABC, मैं नीचे लिख देता हूँ, ओके, ऐसे लिख देता हूँ, ABC, ओके, कोई बात नहीं, ABC क्या है, ए से देखना, एम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन, सी से क्लोरोफेनिकोल, ये क्या है, सी से क्लोरोफेनिकोल, और बी से मैंने सॉरी ये जो बी जो टर्म था इसे मैंने कहा ब्रॉड स्पेक्ट्रम। फिर से बोलो, ABC। देखो बेटा, ट्रिक ऐसा बनाओ जो जल्दी याद। ABC यानी बी से कौन था, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ए से कौन था, एमोक्सिसिलिन एम्पिसिलिन, सी से कौन था, क्लोरोफेनिकोल। तो ये कौन हो गया, ब्रॉड स्पेक्ट्रम।
और लिमिटेड में तो एक ही था जो कैंसर सेल पे काम कर रहा था। कौन कर रहा था? डिसआइडेजेरिन। डिसआइडेजेरिन ज़्यादा कैंसर सेल वाला मत याद रखना, वो लिमिटेड, चाहे उसको भी मैं बता सकता हूँ, ऐसे याद रखना, लिमिटेड वाला डीटीसी। डीटीसी ऐसे याद रखो, डीटीसी। डीटीसी कैसे होगा? लिमिटेड है, लिमिटेड है, किस पे काम कर रहा है? कैंसर पे। किस पे काम कर रहा है? कैंसर पे। कैसे काम कर रहा है? देखो यार, कैंसर सेल पे काम करता है कौन? डिसआइडेजेरिन। कौन काम करता है? डिसआइडेजेरिन, ठीक है। और ये कैसा है? लिमिटेड है। कैसा है? लिमिटेड है। ओके, लिमिटेड ड्रग है। तो लिमिटेड, लिमिटेड डिसआइडेजेरिन किस पे काम करता है? कैंसर सेल पे। ये लिमिटेड ड्रग है। तो मेनली यहाँ पे दो ही था, चलो फिर से बोल दो। नैरो पेन, नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। ए बी सी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ए से एमोक्सिसिलिन एम्पिसिलिन और सी से क्लोरामफेनिकोल। मेनली दो याद रखो, सब चीज़ याद हो जाएगा। ओके, अब आइए, ये है आपका, जिसे मैं थोड़ा सा मिटा दूँ, ओके, इसे मैं थोड़ा सा हटा दूँ। ओके, चलिए, ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है पेनिसिलिन का। ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो रटना उठना नहीं, स्ट्रक्चर वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं रटना। एक बार देखो कम से कम ढंग से, और स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो। बनाने, कभी कोई बता रहा हो तो एक बार देख लो। देखो, यहाँ पे 4 मेंबर्ड स्ट्रक्चर है, उसके बगल में ये 5 मेंबर्ड है, दोनों लिंक्ड है, ठीक है, दोनों लिंक्ड। इधर गौर से देखो, इधर अमाइड वाला ग्रुप है, इधर एसिड वाला ग्रुप है, और यहाँ पे सल्फर के बगल वाला कार्बन पे 2 मिथाइल लगा हुआ। बस सोचो कि एक 4 मेंबर्ड, एक 5 मेंबर्ड, 2 मिथाइल, एक COH और इधर एक अमाइड वाला ग्रुप, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर? पेनिसिलिन का। क्लोरमफेनिकोल भी दे रखा है, तो क्लोरमफेनिकोल में देखो सिंपल है कि ओल लगा हुआ है तो अल्कोहल तो होगा ही। तो गौर से देखो, यहाँ पे भी अल्कोहल ग्रुप है, यहाँ भी अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। याद रखना कि बेंजीन पर इधर NO2 लगा है, और उसके जस्ट अपोजिट में एक 3 कार्बन वाला ग्रुप है। 3 कार्बन के दूसरे ग्रुप में गौर से देखो, यहाँ पे अमाइड टाइप का कुछ स्ट्रक्चर है, और इस 3 कार्बन के पहले कार्बन पे, इस 3 कार्बन के गौर से देखो, पहले कार्बन पे और तीसरे कार्बन, पहले, दूसरे और तीसरे कार्बन पे कौन लगा हुआ है? OH। एक बार केवल लिख करके स्ट्रक्चर को देख लो, स्ट्रक्चर रटना नहीं, वो दिमाग में रहेगा कि ऐसा होता है। पेनिसिलिन में एक 4 मेंबर्ड, एक 5 मेंबर्ड, 2 CH3 अमाइड, COH, थोड़ा सा दिमाग को एक्टिव बना के याद करो। क्रोमफेनिकोल में 2 OH है, तो क्या था? एक बेंजीन NO2, इधर 3 कार्बन का है, पहले और तीसरे कार्बन पे OH लगा है, दूसरे कार्बन पे एक अमाइड लगा हुआ है। हो गया? चलो नेक्स्ट, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। सुनना सिंपल, देखो दोनों बैक्टीरिया और फंगल, मतलब जो भी माइक्रोब्स है उसको रोकने का काम करता है। लेकिन क्या हम घर में देखते हो कि फिनाइल अप्लाई करते हो, तो क्या कभी ऐसा होता है कि फिनाइल लेके शरीर में लगा लिए? नहीं। तो आखिर ऐसा क्यों करते हैं? तो सुनना, एंटीसेप्टिक का जो कैटेगरी होता है, एंटीसेप्टिक का जो कैटेगरी होता है, ये कहाँ पे अप्लाई किया जाता है? लिविंग टिश्यू पे। मतलब आप कहीं कट फट गया तो अपने मतलब बॉडी सेल्स के ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर देखोगे डायरेक्ट डिटॉल अप्लाई करते हैं। तो डिटॉल कहाँ अप्लाई करते हैं? लिविंग टिश्यू पे। कहाँ पे? लिविंग टिश्यू, सच एज बोन, कहीं घाव हो गया, स्किन सरफेस, डिटॉल अप्लाई किया। तो डिटॉल किस कैटेगरी में है? एंटीसेप्टिक। लेकिन अब फ्लोर को आपको साफ करना है, आपको अपना फर्श साफ करना है, तो वहाँ पे आप डिटॉल नहीं यूज़ करोगे, क्योंकि डिटॉल वहाँ पे काम करेगा बट कम काम करेगा। वहाँ पे क्या करोगे? फिनाइल डाल दो। तो क्या कहता है? अप्लाई टू नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जैसा फ्लोर है, ड्रेनेज है, ये सब अगर आपको साफ करना हो तो वहाँ पे आप क्या डालोगे? फिनाइल। तो फिनाइल किस कैटेगरी में है? डिसइंफेक्टेंट। फिर से बोलो, मेनली एक ही चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि अगर लिविंग टिश्यू पे अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एंटीसेप्टिक, और अगर उसको नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं तो डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है, ठीक है। अब आओ एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक में जो हमें सबसे पहले पढ़ना है, दैट इज डिटॉल। ये कैसे याद हो? ये एक्चुअल में इसको याद करने का तरीका है।
ये दो चीज़ का कॉम्बिनेशन है, दो चीज़ को मिलकर बनाता है क्लोरोजाइलिनोल और टर्पिनोल। हम दो बार बोलो, क्लोरोजाइलिनोल और टर्पिनोल। ठीक है, कैसे याद हो? ऐसे याद रखना, जो अभी कुछ देर पहले एक ऐसा एक ट्रिक बताया था डीटीसी, सॉरी अभी कुछ देर पहले एक मैंने ट्रिक बताया था डीटीसी। डिटॉल में दो चीज़ें, डिटॉल में दो चीज़ें, ये टर्पिनोल, ये वाला टर्पिनोल, और सी से क्लोरोजाइनिलोल। तो क्लोरोजाइनिलोल और टर्पिनोल से मिलके मेरा क्या बना है? डिटॉल। क्या बना है? डिटॉल। ऐसे ही और सारा एंटीसेप्टिक पढ़ना है यहाँ पे, नाम सुन लो, नहीं पूछता है, ऐसा पूछेगा मैंने, फ्यूरासिन, फ्यूरासिन, सुफ्रामाइसिन, फ्यूरासिन, सुफ्रामाइसिन, आइडोफॉर्म, वो सारा है, बोरिक एसिड भी होता है। तो ये सब एंटीसेप्टिक होता है। अब आओ जो जो मेन है, तो मेन था आपका डिटॉल। फिर से बोलो, तो डिटॉल जो था इसमें दो कॉम्बिनेशन था, डीटीसी। डीटीसी एक ऐसे याद रखो कुरियर सर्विस है, डीटीसी, डीटीसी, या फिर दिल्ली में जो बस चलती है उसको कहते हैं डीटीसी की बस है। तो डीटीसी का जो बस चलता है, तो डीटीसी, डिटॉल में दो चीज़ें, टी से टर्पिनोल और सी से क्लोरोजाइनिलोल, एकदम याद हो गया। अब सुनना, एक और है एंटीसेप्टिक बाइथेनॉल। बाइथेनॉल, बाइथेनॉल कहाँ पे होता है? सोप में। साबुन में जो एंटीसेप्टिक होता है वो कौन होता है? बाइथेनॉल। एकदम डायरेक्ट ये क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बाइथेनॉल और डिटॉल, ये दोनों एकदम याद कर जाओ। डीटीसी और बाइथेनॉल साबुन में एंटीसेप्टिक होता है। अभी तीनों का स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। दिस इज, ये जो स्ट्रक्चर, दिस इज क्लोरोजाइनिलोन, दिस इज क्लोरोजाइनिलोन एंड दिस इज टर्पिनोल। तो टर्पिनोल में याद रखना, टर्पिनोल में ये साइक्लोहेक्सीन है, दिस इज साइक्लोहेक्सीन है। उसके एक कार्बन पे, यहाँ एक कार्बन पे एक कार्बन लगा, फिर वहाँ दो CH3 एक OH, और यहाँ पे जस्ट उसके अपोजिट में एक CH3, एक बना के देख लो। और क्लोरोजाइनिलोन में तो यहाँ क्लोरो होगा, अपोजिट साइड में ओल है तो अल्कोहल भी होगा, और जहाँ क्लोरीन लगा है जस्ट उसके बगल में बेंजीन पे दो CH3 लगा है। ठीक है, जैसे क्लोरोजाइनिलोन। नेक्स्ट है बाइथिनॉल, जो अभी बोले कि एंटीसेप्टिक कहाँ पे होता है? सोप में। बाइथिनॉल, बाइथियोनल, बाइथियोनल, ठीक है, बाइथियोनोल याद रखो, अल्कोहलिक होता है। तो यहाँ देखो, दो बेंजीन ग्रुप है, एक ये वाला एक ये वाला, बीच में सल्फर है इसलिए थायो टर्म आया है, और अल्कोहल लगा हुआ है दोनों बेंजीन पे। इस तरह से एक बार अगर देख लोगे तो शायद याद हो जाएगा। स्ट्रक्चर बना लो, एक बार कम से कम बना लो, नाम तो आपको याद रखना ही है। साबुन में जो एंटीसेप्टिक है वो उसका नाम बाइथियोनोल, ठीक है। डिटॉल में दो केमिकल था, कौन कौन? डीटीसी, एक था टर्पिनोल और दूसरा था क्लोरोजाइनिलोन। चलिए नेक्स्ट है पावरफुल एंटीसेप्टिक में एक और होता है टिंचर ऑफ आयोडीन। कैसे याद होगा? देखते होगे जब सरकारी अस्पताल में जाते हो तो एक ब्राउन कलर का सॉल्यूशन रहता है, घाव पे देखोगे इस तरह से लगा देता है, वही है आयोडीन सॉल्यूशन। क्या है? आयोडीन सॉल्यूशन। टिंचर ऑफ आयोडीन से कहते हैं। क्या होता है? 2 से 3% आयोडीन रहता है, अल्कोहलिक और वाटर मिक्सर में मिलाया रहता है, ठीक है, वो येलोइश कलर का होता है। आंख पे जो एंटीसेप्टिक डालते हैं, आंख में जो एंटीसेप्टिक डालते हैं उसे है बोरिक एसिड, वो डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन में रहता है। बोरिक एसिड अच्छा काम करता है आई के लिए। तो एकदम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछेगा कि आई के लिए एंटीसेप्टिक कौन? बोरिक एसिड। सोप में एंटीसेप्टिक कौन? बाइथियोनल। और टिंचर ऑफ आयोडीन क्या काम करता है? तो ये भी एंटीसेप्टिक का काम करता है। तो एंटीसेप्टिक का दो चार को नाम बता दो, तो बाइथियोनल कह सकते हो, डिटॉल कह सकते हो, सुप्रामाइसिन कह सकते हो, टिंचर ऑफ आयोडीन कह सकते हो, बोरिक एसिड कह सकते हो। तो 2 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, डिसइंफेक्टेंट। अभी अभी बोले थे कहाँ पे अप्लाई करते हैं? नॉन लिविंग टिश्यू, मतलब फ्लोर पे आपका वहाँ पे अप्लाई करते हैं। कैसे काम करता है सुनो यहाँ, सेम सब्सटेंस आपका एंटीसेप्टिक भी होगा और डिसइंफेक्टेंट भी होगा। एंटीसेप्टिक कब होगा? जब उसका कंसंट्रेशन कम रहेगा। जैसे देखो 0.2% सोल्यूशन है तो एंटीसेप्टिक है, और अगर 1% सोल्यूशन है तो वो डिसइंफेक्टेंट है। फिर से देखना, कम कंसंट्रेशन है तो एंटीसेप्टिक है, क्यों? क्योंकि उसे हमें लिविंग टिश्यू पे अप्लाई करना है। नॉन लिविंग पे अप्लाई करना है तो थोड़ा कंसंट्रेटेड भी है, डाल दो, क्या जब फर्क पड़ता है? वो तो हमें तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमें फ्लोर क्लीन करना है। तो हायर कंसंट्रेशन में डिसइंफेक्टेंट और लोअर कंसंट्रेशन में एंटीसेप्टिक, सेम सब्सटेंसेस है, फिनॉल का है। चलो अब कहता है डिसइंफेक्टेंट का यहाँ 2 और एग्जांपल दे रखा है, एक SO2 और एक क्लोरीन सॉल्यूशन। देखना है, कहता है क्लोरीन इन 0.2 से 0.4 ppm पार्ट्स पर मिलियन
इन एक्वस सॉल्यूशन एंड SO2 इन लो कंसंट्रेशन आर डिसइंफेक्टेंट। तो डिसइंफेक्टेंट में दो चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, Cl2 0 से 0.4, 0.2 से 0.4 ppm में क्या काम करता है, एज ए डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, SO2 भी अगर कम कंसंट्रेशन में, SO2 भी अगर कम कंसंट्रेशन, ये भी क्या है, डिसइंफेक्टेंट। तो डिसइंफेक्टेंट में तीन चीज़ें हैं, कौन कौन सा, फेनॉल हायर कंसंट्रेशन में तो डिसइंफेक्टेंट, लोअर कंसंट्रेशन में एंटीसेप्टिक, Cl2 और SO2 ये मेरा डिसइंफेक्टेंट है। नेक्स्ट है एंटी फर्टिलिटी ड्रग। एंटी फर्टिलिटी ड्रग सुनिए आप, इसे पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए एंटी फर्टिलिटी ड्रग का इंट्रोडक्शन हुआ था। ये होता क्या है, देखो जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होते हैं लेडीज में, उसमें मेनली दो हार्मोन इसको कंट्रोल करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो इसी हार्मोन्स को मिला करके बनाया गया बर्थ कंट्रोल पिल्स, ताकि इस हार्मोनल की ही कहता है कंसंट्रेशन को अगर हम बदल देंगे तो वो साइकिल बदल जाएगा, साइकिल बदल जाएगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा साइकिल, और जिसके कारण प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगा। तो कौन कौन सा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है, तो कहता है प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये सप्रेस करता है ओवुलेशन को। तो किसी तरह से हम ओवुलेशन को अगर सप्रेस कर देंगे तो क्या होगा, वो एज ए काम करेगा एंटी फर्टिलिटी ड्रग। तो ड्रग जो डेवलप किया गया, ड्रग जो बनाया गया, तो प्रोजेस्टेरोन का सिंथेटिक फॉर्म बनाया गया, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन, नाम याद करोगे दो बार लिख के, नॉर नॉर इथिनड्रोन, नॉर इथिनड्रोन क्या था, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन। क्यों, दो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन कौन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन ओवुलेशन काउज कर रहा था तो उसी को सप्रेस कर दो, तो सप्रेस करने के लिए सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन आ गया, नाम क्या पड़ा, नॉर इथिनड्रोन। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे डेवलप किया और एक ड्रग है, उसका नाम था, गौर से देखो, इथाइनाइल एस्ट्राडायोल, इथाइनाइल एस्ट्राडायोल, जिसका कॉमन नेम है नोवेस्ट्रायोल, नोवेस्ट्रायोल। ये क्या है, ये कहता है एस्ट्रोजन डेरिवेटिव है विथ प्रोजेस्टेरोन, मतलब एस्ट्रोजन का डेरिवेटिव है, प्रोजेस्टेरोन भी इस दोनों में मिला हुआ है। कौन है, इथाइनाइल एस्ट्राडायोल, इथाइनाइल एस्ट्राडायोल दोनों है, एस्ट्रोजन डेरिवेटिव भी है प्रोजेस्टेरोन के साथ। प्रोजेस्टेरोन क्या काम करता था, फिर से बोलो, ओवुलेशन को सप्रेस करता था। ठीक है, इसका सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन आया, नॉर इथिनड्रोन। उसके बाद एक दूसरा ड्रग आता है, कौन, इथाइनाइल एस्ट्राडायोल, जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों का डेरिवेटिव मिला हुआ था। नेक्स्ट है, ओके, अब पहला पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया आपका, जिसमें था आपका कौन, ड्रग। अब आता है केमिकल इन फूड, तुरंत ही खत्म हो जाएगा, ज़्यादा नहीं लगना चाहिए आई थिंक। कहता है केमिकल इन फूड, केमिकल इन फूड कहता है केमिकल विच आर एडेड टू फूड टू improve its कीपिंग क्वालिटी, अपीयरेंस, टेस्ट, ऑर्डर एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू। मतलब हम फूड के वैल्यू को हम किसी तरह से हम इम्प्रूव कर सके, चाहे उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव को, मतलब उसकी अपीयरेंस को देखने में अच्छा लगे, उसकी टेस्ट को इन्हांस कर सके, तो जो भी केमिकल यूज़ करोगे दैट इज़ कॉल्ड, वो हम केमिकल उसमें मिलाते हैं। जैसे सिंपली है, हमको कोई चीज़ को स्टोर करना, जैसे आंवला, आंवला तो सालों भर मिलता नहीं, तो आंवला का अचार बना लो। अचार बनाने के लिए क्या किया हमने, उसमें नमक डाल दिए या हम चीनी डाल दिए, किसी तरह से उसको प्रिजर्व कर रहे हैं। तो वो जो हम चीनी और नमक डालिए क्या है, केमिकल है। तो केमिकल डाल के हमने क्या किया, उसका जो प्रिजर्वेशन है उसको हमने बढ़ा दिया। तो जो भी केमिकल यूज़ होगा फूड में, तो दैट इज़ कॉल्ड केमिकल इन फूड। अब कहता है ये क्या क्या हो सकता है, तो ये हमें जो मेनली पढ़ना है, एक पढ़ना है फूड प्रिजर्वेटिव्स और दूसरा है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, मतलब स्वीट विदाउट कैलोरीज। मतलब इसने क्या किया, जैसे हम अगर चीनी खाएंगे तो चीनी खाओगे तो कैलोरी की मात्रा बढ़ जाती है, तो मीठा हो लेकिन कैलोरी नहीं बढ़ा, तो इस तरह से इंट्रोड्यूस किया ताकि डायबिटिक पेशेंट भी खा सके, या आजकल जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं उन लोग भी इसका यूज़ करते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव, आपको पता है बहुत सारा आपका फूड ख़राब हो जाता है समय के साथ, तो उसके वो कहता है स्पॉयल होने से बचाने के लिए और जिसमें माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो सके केमिकल डाला जाता है, तो उसे कहते हैं प्रिजर्वेटिव्स, बचाने वाला। चलिए, यहाँ पे आपका डिटेल्स में एनसीईआरटी में दे रखा है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, सबसे पहले देखो सुक्रोज, मतलब चीनी। चीनी क्या होता है, नेचुरल स्वीटनर होता है, जो कि जैसे ही हम खाते हैं तो हमारे शरीर में कैलोरी की मात्रा को बढ़ा देता है, ऐड कैलोरी इनटेक। तो कहता है सो स्वीटनिंग एजेंट which without adding calorie intake known as artificial sweetening agent for diabetic person। मतलब अब डायबिटिक पर्सन को क्या करना है,
कैलोरी इंटेक तो बढ़ाना है, लेकिन अगर मीठा का शौकीन है तो क्या करे, उसमें वो आर्टिफिशियल स्वीटनर दे दो, मीठा तो लगेगा लेकिन कैलोरी इंटेक नहीं बढ़ाएगा। यही काम करता है कौन, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल पढ़ने नाम के साथ आपको याद रखने हैं। चलिए कौन कौन सा है देखते हैं। पहला एस्पार्टेम। एस्पार्टेम कहता है, अभी मेरा रेफरेंस में कौन आया था, चीनी। चीनी को हमने क्या कहा था, सुक्रोज। सुक्रोज से 100 गुना मीठा होता है कौन, एस्पार्टेम। देखो याद कैसे होगा, ऐसे याद रखना। एस्पार्टेम को याद रखना आइस, एस्पार्टेम को याद रखना एस्पार्टेम से आइस। फिर से बोलो, एस्पार्टेम से मतलब आइस। आइस मतलब लोअर टेम्परेचर। ये कहाँ पे काम करेगा, लोअर टेम्परेचर, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में यूज़ होता है। कहाँ पे यूज़ होता है जी, कोल्ड ड्रिंक्स में। कोल्ड ड्रिंक्स में होगा लो टेम्परेचर पे काम करेगा, कोल्ड ड्रिंक्स पे होगा लो टेम्परेचर पे काम करेगा। बस दो चीज़ याद होगी। अब ये क्या क्या होता है, एस्पार्टेम है तो एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलानिन मिथाइल ईस्टर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है कौन, एस्पार्टेम। सुक्रोज से कितना गुना मीठा, 100 गुना मीठा। एस्पार्टेम एकदम दिमाग में, आइस। आइस मतलब कोल्ड ड्रिंक्स में यूज़ होगा, लो टेम्परेचर पे काम करेगा। ओके, नेक्स्ट ऑफ सैकरीन। सैकरीन, सैकरीन 550 गुना मीठा होता है, ठीक है, किसे, सुक्रोज से। ये क्या होता है, ऑर्थो सल्फोबेंजीमाइड्स, मतलब ये केमिकल स्ट्रक्चर है, ऑर्थो सल्फोबेंजीमाइड्स। बेंजीमाइड के ऑर्थो पोजीशन पे सल्फो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। सैकरीन कितना गुना, 550 गुना। नेक्स्ट है सुक्रालोज। अब सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है। 600 टाइम्स स्वीटनर होता है किससे, आपका नॉर्मल चीनी से। ये है ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ सुक्रोज, मतलब सुक्रोज का ही चीनी में ही क्या किया गया, 3 क्लोरीन लगा दिया गया ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव से। ये मेरा रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होता है। यही कारण है कि सुनोगे आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो आर्टिफिशियल स्वीटनर बिकता है, जो देखते होगे हर घर में, जो नहीं कहते हो मतलब कहते हैं ना नो कैलोरी इनटेक वाला, जो क्या कहते हैं उसको, नन शुगर के फॉर्म में जो आता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो सेल होता है इसी का होता है। क्यों, क्योंकि ये खाना में, जैसे मान लो खीर बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, उसमें मिला दो, जस्ट चीनी की तरह काम करेगा, स्टेबल रहता है, मतलब वो डिग्रेड नहीं होता है। तो ये पूछा गया है सुक्रालोज, एस्पार्टेम। एस्पार्टेम कहाँ पे, लोअर टेम्परेचर, मतलब जो आइस वगैरह में, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में डालते हैं, लोअर टेम्परेचर पे काम करता है। एस्पार्टेम 100 गुना था, सुक्रालोज 600 टाइम्स है, और किस में डालते हैं, रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, यानी हम जो खाना पका रहे हैं उसमें डाल करके इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है एलिटेम। ये 2000 गुना होता है, इसलिए उसको यूज़ ही नहीं करते, क्योंकि इसका जो स्वीटनिंग है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। और कहता है मोर स्टेबल दैन एस्पार्टेम। एस्पार्टेम से थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल होता है, मतलब रूम टेम्परेचर आसपास में स्टेबल हो सकता है, लेकिन रूम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। इसको यूज़ ही नहीं करते, इसलिए नहीं यूज़ करते कि इसका स्वीटनिंग जो है वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो 2000 गुना है, थोड़ा सा भी अगर पॉइंट फ्रैक्शन में भी अगर ज़्यादा पड़ गया तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा, इसको हम लोग यूज़ नहीं करते। तो यूज़ मेनली 2 चीज़ होता है, बोलो कौन कौन। एस्पार्टेम, एस्पार्टेम कहाँ पे, लोअर टेम्परेचर पे। एस्पार्टेम कहाँ पे, कैसे याद रहेगा, आइस से, ठीक है, लोअर टेम्परेचर 100 गुना होता है। सैकरीन 550 गुना होता है। सुक्रालोज 600 गुना होता है, और कहाँ पे, रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कहाँ पे, रूम टेम्परेचर पे। ये कौन, सुक्रालोज, सुक्रालोज, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेटिव्स। नाम से ही क्लियर है कि वो चीज़ प्रिवेंट स्पॉयलेज ऑफ फूड ड्यू टू माइक्रोबियल ग्रोथ, मतलब बैक्टीरिया वगैरह अगर ग्रोथ कर जाए तो कुछ दिन में आपका कोई खाना खराब हो जाता है, उसको रोकने के लिए, उसको बचाने के लिए हम जो केमिकल सब्सटेंस यूज़ करोगे वो क्या कहलाता है, फूड प्रिजर्वेटिव। तो सिंपल जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे अचार बनता है तो अचार में क्या यूज़ करते हैं हम लोग, यूज़ करते हैं टेबल साल्ट, नमक, या तो चीनी और तेल। तो नमक, चीनी और वेजिटेबल ऑयल, टेबल साल्ट, शुगर, वेजिटेबल ऑयल, ये क्या काम करेगा, फूड प्रिजर्वेटिव की तरह, ठीक है। जो कोल्ड ड्रिंक्स होता है उसमें याद रखना सोडियम बेंजोएट। कोल्ड ड्रिंक्स में कौन, सोडियम बेंजोएट। कोल्ड ड्रिंक्स में कौन, सोडियम बेंजोएट। और साल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड एंड प्रोपानोइक एसिड, साल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड और प्रोपानोइक एसिड, ये भी आपका काम करता है एज ए फूड प्रिजर्वेटिव्स। फिर से सुनना सॉरी, फूड प्रिजर्वेटिव्स मतलब जो आपके खाना को खराब होने से बचाएगा। तो सिंपल एकदम याद रखो, अचार बनता है तो अचार, जैसे आम को ऐसे अगर आप छोड़ दोगे तो 10 दिन में आपका वो सर्कल के ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसी आम का अचार बना लो तो सालों साल तक रहता है। क्यों रहता है,
क्योंकि जब नमक तेल या उसमें कुछ भी चीनी तेल वगैरह डाल दो तो होता क्या है कि बैक्टीरिया जब वहाँ ग्रोथ होता है, बैक्टीरिया का ग्रोथ उसके सरफेस पे जैसे होता है, तो इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन है वहाँ पे, मान लो नमक का ही, तो वो बैक्टीरिया का जैसे ही वहाँ पे अगर पनपना शुरू होगा तो बैक्टीरिया का तुरंत डेथ हो जाता है। क्यों? कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा है कि उसका शरीर का पानी निकल जाता है, उसके बॉडी का पानी निकल जाता है, तो जैसे ही पानी निकलता है एक्समोसिस हो जाता है, उसका डेथ हो जाता है। ये मेरा काम करता है वही नमक या चीनी, कैसा? एज ए फूड प्रिजर्वेटिव्स की तरह। ठीक है। नेक्स्ट है मेरा क्लींजिंग एजेंट। तो क्लींजिंग एजेंट में एक पढ़ना है सोप, एक पढ़ना है डिटर्जेंट। सोप होता क्या है सुनना। लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, मतलब ऑयल या फैट, उसको तुम अल्कली से ट्रीट करा दो, अल्कली से ट्रीट करा दो तो बन जाएगा आपका सोप। क्या बन जाता है? सोप। ये सोप क्या होता है? कोलॉइडल फॉर्म में होता है। दिस प्रोसेस नोन एज सैपोनिफिकेशन। तो इसको तो आप याद रखिए, पूछता है व्हाट इज सैपोनिफिकेशन, तो क्या बोलोगे? फॉर्मेशन ऑफ सोप। कैसे? बाय रिएक्शन ऑफ ऑयल और फैट विथ अल्कली, कौन? NaOH या KOH, ये सोप का बनना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। चलिए, यहाँ जो फैट जनरली यूज होता है, जो हमारे सोप में पाया जाता है, कौन कौन सा? यहाँ देखो, स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड में याद रखना, सॉरी, जो स्टेरेट जो होता है, ये 18, जो सोप में जो स्टेरेट होता है स्टेरिक एसिड वाला, ये 18 कार्बन का होता है। C18, C18 कौन से? देखो यहाँ ये 17 है और CON वाला कितना है? 18। 1735 CON है, ऐसे याद रखो, 1735 CON है। कौन है ये? सोडियम स्टेरेट। सोडियम हटा दो, H लगा दो, तो क्या बन जाएगा? स्टेरिक एसिड। अब यहाँ देखो, यही जब फैट था तो ये क्या था? ग्लिसराइल ईस्टर ऑफ स्टेरिक एसिड, मतलब वो फैट के फॉर्म में अभी वो एसिड, उसको हमने किससे रिएक्ट किया? बेस से। ये है मेरा बेस, ये है मेरा ईस्टर। देखो क्या होगा, बेस आएगा तो सबसे पहले जैसे ही बेस आया, इसको यहाँ से तोड़ देगा, यहाँ से तोड़ दिया, ठीक है। यहाँ क्या लग जाएगा? H, 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 और इसके साथ चला जाएगा ONA, ONA। तो ये वाला जो H आ गया, गौर से देखो, यहाँ H, H, H आया, ये बन गया मेरा ग्लिसरोल। क्या बन गया? ग्लिसरोल। तो ग्लाइसराइल ईस्टर वाला जो फॉर्म था उससे बन गया मेरा क्या? ग्लिसरोल। इसके साथ साथ ONA आ जाएगा, यहाँ पे कौन आ जाएगा? ONA। लिख देता हूँ छोटा सा, जस्ट मिनट, पेन का साइज छोटा कर लो थोड़ा सा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ONA, ONA, ठीक है। ONA यहाँ आ जाएगा, तो ONA जैसे इसके साथ लगा तो C17H35, C17H35, COONA, 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 ये बन गया मेरा सोडियम स्टेरेट, बना। ये जो दोनों कॉम्बिनेशन है, ये जो दोनों कॉम्बिनेशन है सोप और ग्लिसरोल का, इसको कहते हैं स्पेंट लाई, इसको कहते हैं स्पेंट लाई। तुम याद रखिएगा, स्पेंट लाई। और स्पेंट लाई से जो इस ग्लिसरोल या इसको सेपरेट करते हैं, इसको कहते हैं, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से इसे अलग करते हैं। लेकिन याद रखना, एक्चुअल में ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, ये होता है रिड्यूस्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मतलब और भी प्रेशर कम करते हैं, रिड्यूस्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये आपका जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर से बोलना, क्या क्या बोले? व्हाट इज सैपोनिफिकेशन? सोप का बनना। सोप कैसे बनता है? फैट को हम किसके साथ, सॉरी, फैट को हम किसके साथ, फैट को हम बेस के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो सोप और ग्लिसरोल मेरा अलग हो जाता है। कैसे? यहाँ पे देखो, ग्लाइसराइल ईस्टर ऑफ स्टेरिक एसिड है, उसको जैसे ही हमने बेस के साथ रिएक्ट कराया तो ग्लिसरोल पार्ट अलग हो गया। गौर से देखो, यहाँ पर ये H, ये H, ये H, ये H, ये H, ये H आ गया, तो ये वाला पार्ट क्या बन गया मेरा? ग्लिसरोल। क्या बन गया मेरा? ग्लिसरोल। और ये वाला जो पार्ट, इधर वाला जो पार्ट बचा, ये बन गया मेरा का सोडियम स्टेरेट। कहाँ चला गया? सोडियम स्टेरेट में। कहाँ चला गया? सोडियम स्टेरेट में। तो ये जो सोप और ग्लिसरोल का जो कॉम्बिनेशन है, इसको हमने नाम दिया स्पेंट लाई। क्या नाम दिया? स्पेंट लाई। स्पेंट लाइट में से अब हमें ग्लिसरोल अलग करना है और सोप को अलग करना है। तो किस प्रोसेस से होता है, जे में पूछा था, दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सोप एंड ग्लिसरोल फ्रॉम स्पेंट लाई। तो स्पेंट लाई क्या है? सोप और ग्लिसरोल का कॉम्बिनेशन
जो मिक्सचर है, दैट इज कॉल्ड स्पेंट। रिड्यूस्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से इसको सेपरेट करते हैं। क्लियर है? अब आइए पढ़िए सोप। सोप क्या है? सोडियम पोटासियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड कौन कौन? स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड एंड पाल्मेटिक एसिड। इतना नाम नहीं याद रखना। स्टेरिक एसिड है, एक बार बार नाम आएगा याद हो जाएगा। स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड एंड पाल्मेटिक एसिड, ठीक है। उसी का सोडियम या पोटासियम साल्ट है। क्या है? सोडियम और पोटासियम साल्ट किसका? इस लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड का ये सोप। बना कैसे था? फैट को किस में डाल दिए थे? बेस में। तो जब हमको मिक्सचर मिला था उसमें दो चीज़ था, सोप और ग्लिसरॉल, दोनों को मिला के क्या कहते हैं? स्पेंटलाई। स्पेंटलाई से दोनों को अलग करने का तरीका रिड्यूस्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब सुनना, वाई डू सोप नॉट वर्क इन हार्ड वाटर, मतलब समुद्र वाला जो पानी होता है उसमें मेरा साबुन क्यों नहीं काम करता है? देखो हार्ड वाटर में क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होता है। तो जैसे ही कैल्शियम मैग्नीशियम आयन इस हार्ड वाटर से रिएक्ट करेगा, इस सोप से रिएक्ट करेगा, तो ये हार्ड वाटर से क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है। जैसे ही रिएक्ट करेगा तो देखो क्या होगा कि इसका ये जो मेरा सोप में जो था सोडियम स्टेरेट, सोडियम का जो साल्ट था वो बन जाएगा कैल्शियम साल्ट। क्या बन जाएगा? जो इनसॉल्युबल होता है, जो कि इनसॉल्युबल होता है। तो होगा क्या कि आप गए थे साफ करने के लिए अपने शरीर को, मान लो साबुन से सर्द हो रहे हो, पता चलेगा पूरा सर चिपचिपा हो गया, गमी मास जैसा हो जाता है। तो वो जो गमी मास बनता है इसी को कहते हैं कि सोप सेपरेट एज स्कम, मतलब एकदम पूरा चिपचिपा सब हो जाएगा, गमी मास इन वाटर एंड यूजलेस एज क्लीनर, मतलब जो तुम साफ करने गए थे पता चला कि और गंदगी आ गया, तो वहाँ पे साबुन काम नहीं करता। क्यों नहीं काम किया? फिर से बोलो। हार्ड वाटर में क्या मिला? किसका किसका साल्ट? कैल्शियम और मैग्नीशियम का। किसके साथ रिएक्ट किया? साबुन का। साबुन में था क्या? सोडियम स्टेरेट। क्या बन गया मेरा? इनसॉल्युबल कैल्शियम स्टेरेट। जो सॉल्युबल था, कैल्शियम का साल्ट कैसा था? यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मेरा सॉल्युबल था। ये अगर सिंपल पानी में जाएगा तो ये सॉल्युबल था, लेकिन ये मेरा कैसा बन गया? यहाँ पे देख लो, ये बन गया मेरा इनसॉल्युबल। कैसा बन गया? इनसॉल्युबल। अब वो सॉल्युबल नहीं है, नहीं सॉल्युबल, तो ये क्या बन गया? गमी मास में कन्वर्ट हो गया, जो कि मेरा यूजलेस हो गया। नेक्स्ट है ये सिंथेटिक डिटर्जेंट, ठीक है। तो इसका क्या खासियत है सिंथेटिक डिटर्जेंट का? ये सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर दोनों में यूज होता है। ये सोप की तरह आपका वो गमी मास नहीं बनाता है। इसमें अब इसके टाइप्स पढ़ने, तो 3 टाइप का होता है, अनायनिक, कटायनिक और न्यूट्रल। अनायनिक में देखो, अनायनिक में कहता है सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल एंड हाइड्रोकार्बन। मतलब पहले देखो ये कौन था मेरा? अनायनिक। अनायनिक यूज कहाँ होता है? तो एकदम याद रखना, हाउस होल्ड वर्क में और टूथपेस्ट वगैरह में। टूथपेस्ट में जो मेरा भी जो भी डिटर्जेंट है वो कौन सा है? अनायनिक डिटर्जेंट है। क्या है? अभी अभी मैंने कहा सोडियम साल्ट किसका? सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल एंड हाइड्रोकार्बन। याद देखो इसका नाम है लोराइल अल्कोहल। लोराइल अल्कोहल गौर से देखना, कितने कार्बन का? गौर से देखना यहाँ पे, सॉरी, ये कितने कार्बन का? यहाँ 10, एक 11, एक 12, C12 का है, 12 कार्बन का है। उसमें OH ग्रुप लगा हुआ, तो ये अल्कोहल है। उसको जैसे ही H2SO4 से रिएक्ट कराया तो क्या बन गया? लोराइल हाइड्रोजन सल्फेट। मतलब यहाँ पे H को हटा के कौन आ गया? SO3H। क्या बन गया? लोराइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब इसको आप बेस में डाल दो। बेस में डालोगे तो क्या होगा? इस H को हटा करके वहाँ पे कौन आ गया? Na। क्या बन गया? सोडियम। यहाँ पे देख लो एक साथ, ये बन गया मेरा सोडियम लोराइल सल्फेट। इसमें देखो, इसमें जो बड़ा सा पार्ट है, ये वाला जो बड़ा पार्ट है, ये जो बिगर पार्ट है, ठीक है, जो बड़ा मास पार्ट है जिसके कारण एक्टिविटी होगा, ये कैसा है? गौर से देखो, इस पे चार्ज है माइनस, तो ये अनायन है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा अनायनिक डिटर्जेंट। मतलब जो मेजर मास है उस एक्टिव कंपाउंड का, उसमें जो एक्टिविटी हो रहा है किसके कारण? अनायन का कारण। सो दिस इज कॉल्ड अनायनिक। इसमें रहता है क्या है? बोलो फिर से, लोराइल अल्कोहल, H2SO4 से यूज ट्रीट कराया, क्या बन गया? लोराइल हाइड्रोजन सल्फेट। NaOH में डाल दिया, क्या बन गया? सोडियम लोराइल सल्फेट। इसमें उस सल्फेट पे कैसा चार्ज है? माइनस, इसलिए कैसा है? अनायनिक डिटर्जेंट। शायद मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। अनायनिक में मेजर पार्ट में माइनस है, तो माइनस है कहाँ पे? सल्फेट में। कैसे याद रहेगा? सोडियम, 2 बार बोलो, सोडियम लोराइल सल्फेट। सल्फेट में माइनस है, मेजर पार्ट पे नेगेटिव है, सो दिस इज कॉल्ड अनायनिक। यही कहता है अनायनिक पार्ट इन्वॉल्व इन क्लीनिंजिंग एजेंट की तरह, क्लीनिंग एक्शन की तरह यही काम करता है।
नेक्स्ट आओ कटायनिक। अब कटायनिक कैसे याद रहेगा? अमोनिया में क्या होता है NH3, जैसे ही अमोनिया में एक H+ जोड़ दोगे तो क्या बन जाता है? अमोनियम आयन। क्या बन जाता है? अमोनियम आयन। मतलब कहीं भी अगर अमोनियम आयन की बात होगी तो वो क्या बनेगा? कटायनिक डिटर्जेंट। सॉरी, वो क्या बनेगा? कटायनिक डिटर्जेंट। तो कहता है क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट ऑफ एमीन विथ एसीटेट एंड क्लोराइड। अब अमोनियम साल्ट बना तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई ना कोई तो आएगा, एसीटेट है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, वो अनायन आएगा, उससे हमको मतलब नहीं। तो मेजर पार्ट जो है उसमें कौन है? कटायन। ये कहाँ यूज होता है? तो हेयर कंडीशनर में, शैम्पू में, ये सब में यूज होता है। देख लो यहाँ देखो स्ट्रक्चर, ये नाइट्रोजन है, देखो कितना बॉन्ड बना रखा है, कितना बॉन्ड बना रखा है? 1 2 3 और 4। जैसे 4 बना क्या बना? अमोनियम साल्ट। अमोनियम साल्ट बनेगा कैसा? 4 प्लस, ठीक है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इधर से कोई भी लो, ब्रोमाइड ले लो, क्लोराइड ले लो, सल्फेट ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये जो मेजर पार्ट है, मेजर एक्टिव पार्ट है, ये कैसा है? कटायनिक। इसी के कारण डिटर्जेंट एक्शन हो रहा है, इसी के कारण वो क्लीनिंग एक्शन हो रहा है। तो कटायनिक अगर मेजर पार्ट है तो ये नाम पड़ा कौन? कटायनिक डिटर्जेंट। नाम देखो इसका, सेटाइल ट्राइमीथाइल। सेटाइल ट्राइमीथाइल, गौर से देखना यहाँ, ये है मेरा 16 कार्बन, तो नाम पड़ा सेटाइल। उस पर 3 मिथाइल लगा हुआ है, ट्राइमीथाइल। कहाँ पे? अमोनियम और लास्ट में ब्रोमाइड। सीटाइल ट्राइमीथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। नाम लिख के याद करो, सीटाइल ट्राइमीथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। चूंकि अमोनियम आया तो यहाँ पे कैसा चार्ज लेके आया? पॉजिटिव। तो ये हो गया कटायनिक। मेजर जो पार्ट है, जो एक्टिव कंपाउंड है, उसमें कौन सा कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। सो दिस इज कटायनिक डिटर्जेंट। नेक्स्ट आइए नॉन आयनिक, यही आपका लास्ट है, नॉन आयनिक। कहता है नॉन आयनिक डिटर्जेंट मतलब जो घर में देखते होगे विम का जो आजकल जो लिक्विड वाला जो डिश वॉश आता है, वो सब जो रहता है वो यही रहता है, नॉन आयनिक। इसमें क्या रहता है? याद रखिए, स्टेरिक एसिड और इधर से पॉलिस्टर ग्लाइकोल। ग्लाइकोल में क्या होगा? OH ग्रुप, ढेर सारा पॉलिस्टर जुड़ा हुआ है, तो OH और इधर से स्टेरिक एसिड मतलब कितना कार्बन? 18 कार्बन। तो देखो एक इधर बीच में 16, एक इधर 18 कार्बन, इधर से कौन है? पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल। इस यहाँ से ये, अच्छा यहाँ देख लो एक मिनट, ये आपका एसिड है और ये अल्कोहल है। एसिड और अल्कोहल को अगर आप रिएक्ट कराओगे तो आपको मैंने बताया क्या बनता है? ईस्टर। क्या बनता है? ईस्टर। कौन से देखो यहाँ पे COO और इधर कार्बन लगा हुआ है, तो क्या बन गया? ईस्टर। मतलब स्टेरिक एसिड और पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल के रिएक्शन से जो आपका बना पार्ट, इसमें देखो तो कहीं पॉजिटिव और कहीं निगेटिव नहीं है, इसमें कहीं पॉजिटिव और कहीं निगेटिव नहीं है, मतलब ये न्यूट्रल डिटर्जेंट है। फिर से याद करो, 3 तरह का, अनायनिक, कटायनिक और न्यूट्रल। अनायनिक में क्या था? सल्फोनेटेड। याद करो क्या था? सोडियम लोराइल सल्फो, सोडियम यहाँ पे देख लो, सोडियम लोराइल सल्फेट। तो सल्फेट मेजर पार्ट था, कैसा था? उस पर माइनस चार्ज। नेक्स्ट आओ कटायनिक। कटायनिक में कौन था? अमोनियम। तो कैसे याद रहेगा? अमोनियम वाला में नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड बनेगा, प्लस आएगा, तो वो मेजर ग्रुप में था। मेजर ग्रुप में कितना कार्बन था? 16। नाम पड़ा था, यहाँ देख लो, सेटाइल ट्राइमीथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ठीक है। और न्यूट्रल वाला में क्या था? क्या था? याद करो, स्टेरिक एसिड, इधर से पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, ईस्टर बना ना तो यहाँ पॉजिटिव है ना तो यहाँ निगेटिव है, तो ये मेरा कैसा है? नॉन आयनिक डिटर्जेंट। यहाँ पे ये चैप्टर आपका पूरी तरह से खत्म हो गया। और एक चीज़ याद रखना, इस चैप्टर में NCERT के अलावा कुछ भी यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाता। ओके, तो आई थिंक ये चैप्टर बड़े अच्छे से फिनिश हो गया, और इसमें जितना भी पूछा हो क्वेश्चन उसको एक बार बनाइएगा, और नेक्स्ट हम जल्दी ही अपडेट करते हैं। चलिए, थैंक यू।